हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों श्योर सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स का सेकंड चैप्टर। एज यू ऑल नो, कल से हमने जो हमारा कल निकला है बच्चों, है ना, थर्सडे था बच्चों कल, तो कल हमने स्टार्ट करी थी हमारी श्योर सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स सीरीज, जिसमें हमने टारगेट लिया है कि नेक्स्ट 75 डेज के अंदर बिफोर 7th ऑफ मई, 7 मई को हमारा नीट 23 का एग्जाम है, उसके पहले हमें पूरी नीट बायोलॉजी 38 चैप्टर्स इस तरह से तैयार करने हैं कि जो हमारा टारगेट है सिर्फ 340 प्लस का ही नहीं, हमें क्या कोशिश करनी है कि 360 आउट ऑफ 360 हम अटेन कर सकें, ताकि जो हमारा डॉक्टर बनने का ड्रीम है उसमें किसी तरह का कोई हर्डल नहीं आए, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहे, श्योरिटी के साथ हमारा सिलेक्शन। और इसीलिए बच्चों सीरीज का नाम श्योर सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स रखा है। कल जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया बच्चों, वन शॉट के अंदर सारे चैप्टर्स हम वन शॉट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे अच्छा इसमें यही कि एक ही दिन में 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपका पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें नॉट ओनली एनसीईआरटी कि हर एक लाइन हम कवर कर रहे हैं, लेकिन वो सारे पॉइंट्स भी हम कवर करते हुए चल रहे हैं जो एनसीईआरटी के बाहर से आपसे नीट में पूछे जा सकते हैं बच्चों। तो एक ही बार में पूरा चैप्टर आपका कवर होता है, प्लस इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको डीपीपी भी मिल रही है। जैसे कल जो चैप्टर हुआ था बच्चों, उसका डीपीपी डिस्कशन, जिन बच्चों ने इस क्रैश कोर्स का पेड सब्सक्रिप्शन लिया है उनके साथ में जस्ट आफ्टर टुडेज लेक्चर अभी करूंगा डिस्कशन, और वो डिस्कशन वीडियो उनके कोर्स फोल्डर में भी उनको मिल जाएगा। तो डीपीपी डिस्कशन हो रहा है बच्चों, साथ में जो सेशन की पीडीएफ है जिसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क कर रहा हूं, इसके अलावा एडिशनल पॉइंट्स जो मैं एनसीईआरटी के बाहर से बनाकर ला रहा हूं बच्चों, वो सारी पीडीएफ भी डाउनलोडेबल फॉर्म में इन बच्चों को मिल रही है। इसके अलावा बच्चों एक और पीडीएफ हम एनसीईआरटी की आपको फोल्डर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 कलर कोडिंग में एनसीईआरटी को हाईलाइट कर रखा है। येलो कलर में इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है, ग्रीन में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस, एंड रेड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, ताकि आपको एक एनसीईआरटी की पीडीएफ वो भी मिल जाए जिसको आप लास्ट मोमेंट पे यूज में ले सकते हैं। उसमें से आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस है ग्रीन और रेड कलर की, उनको पढ़ के जा सकते हैं लास्ट में, ताकि आपके जो मेजर क्वेश्चंस हैं वो खराब नहीं हो, वो गलत नहीं हो बच्चों। ठीक है, इसके अलावा क्या मिल रहा है इस क्रैश कोर्स में, आपको हर चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है, ऑनलाइन मोड में आप दे सकते हो बच्चों। प्रैक्टिस के लिए असर्शन रीजन क्वेश्चंस का एक बैंक आपको मिल रहा है टेस्ट फॉर्मेट में, वो भी आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। और 5 फुल सिलेबस टेस्ट, 5 फुल सिलेबस टेस्ट भी, कुल मिलाकर 2500 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हर वैरायटी के क्वेश्चंस को हमने कवर करा है। फिर वो चाहे मैच द कॉलम हो, फिर वो चाहे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हो बच्चों, हर तरह के क्वेश्चंस हमने, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस सब हमने यहाँ पर कवर करे हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है यदि आप नीट बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 या एटलीस्ट 340 प्लस मार्क्स इंश्योर करना चाहते हो तो बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स को एनरोल नहीं करा है वो कर लें। कहाँ आपको मिलेगा बच्चों ये कोर्स? ये कोर्स आपको मिलेगा हमारी बायोलॉजी लर्निंग ऐप, जिसका नाम है बच्चों सोचिंग। ठीक है, तो सोचिंग ऐप को आप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, और यहाँ पर ये कोर्स आपको डैशबोर्ड पे विजिबल हो जाएगा। मिनिमल चार्जेस हैं बच्चों, है ना। कंप्लीट कोर्स के जो चार्जेस हैं एट प्रेजेंट, अभी 28 फरवरी तक ओनली 999 है ना। तो आई थिंक इससे ज्यादा बेटर अफोर्डेबिलिटी और कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। काफी चीजें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, जैसे जो आप लेक्चर्स देख रहे हैं, हर कोर्स में हमने एक यूएसपी अभी बना रखी है, एक पॉलिसी हमने बना रखी है बच्चों कि हर बच्चे को जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है दैट इज वीडियो लेक्चर, उसके लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़े। और इसीलिए जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, फिर वो चाहे ईयर लॉन्ग डिटेल्ड लेक्चर्स वाले जोश एंड जुनून बैच चल रहे हो 11th और 12th और ड्रॉपर्स के लिए, या ये क्रैश कोर्स हो बच्चों, सबके वीडियो लेक्चर्स में लाइव ले रहा हूं पब्लिकली ऑन यूट्यूब, है ना। इसके लिए आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। बट कंप्लीट पैकेज यदि आप चाहते हो, श्योरिटी ऑफ सिलेक्शन चाहते हो, आप भी चाहते हो कि मेरी तरह एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए एक अच्छी रैंक के साथ, तो फिर बच्चों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ वीडियो लेक्चर्स ही सफिशिएंट नहीं होते, उनके साथ बाकी का स्टडी मटेरियल भी जरूरी होता है, वो भी क्वालिटी का होना चाहिए, और उसके लिए आप कोर्स में एनरोल कर सकते हो जिसके मिनिमम चार्जेस है। ठीक है, आगे बात समझ में। गुड मॉर्निंग सोहल। तो आज का जो चैप्टर है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। कल हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस करा था बच्चों, उसका डीपीपी डिस्कशन आज के लेक्चर के बाद होगा, जो ऐप के ऊपर अपलोड हो जाएगा। आज का जो डीपीपी डिस्कशन होगा दैट वुंट बी लाइव, आज मैं उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा, बट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स अब जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे बच्चों
उनमें जो डीपीपी डिस्कशन होगा, जैसे आज का जो डीपीपी डिस्कशन होगा, जो डीपीपी आज आपको मिलेगी वो आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है, लाइव लेक्चर, वो मंडे को है बच्चों। वीक में 4 दिन हम लेक्चर्स कर रहे हैं, शेड्यूल आपको मिल गया है, टाइम टेबल बना दिया गया है पूरे 75 दिन का। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपकी वीक में 4 दिन लाइव लेक्चर्स रहा करेंगे। तो आज जैसे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं वन शॉट में, इसका डीपीपी डिस्कशन मंडे को हमारा जो प्लांट मॉर्फोलॉजी का लेक्चर है बच्चों, उसके जस्ट बाद किया जाएगा। डीपीपी डिस्कशन पब्लिक नहीं होगा बच्चों, वो क्लोज्ड ग्रुप में होगा। जिन बच्चों ने सिर्फ कोर्स को सब्सक्राइब कर रखा है उनके साथ ही किया जाएगा। उन बच्चों को डीपीपी डिस्कशन का जो वीडियो होगा, उसका जो लाइव लेक्चर होगा, लाइव डिस्कशन होगा, उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा मंडे को, जिस दिन डीपीपी डिस्कशन होगा। आगे बात समझ में। आज हम वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो इसके साथ ये जो एक यूनिट है बच्चों 12th क्लास एनसीईआरटी की, जिसमें 2 चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जो मेरे हिसाब से इस समय 12th एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। रीजन बीइंग, रिलेटिवली छोटे चैप्टर्स हैं, 2 ही चैप्टर्स हैं, बट अब इनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। और एक ट्रेंड है बच्चों, आपको एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी एनटीए की भी, कि जो टॉपिक्स फ्यूचर के टॉपिक्स हैं, जिनका स्कोप आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, जिनके ऊपर इस समय रिसर्च ज्यादा चल रही है, उन टॉपिक से एनटीए रिलेटिवली अब ज्यादा क्वेश्चंस देने की कोशिश करता है। और आपको ये तो पता है कि बायोटेक्नोलॉजी है ना, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ऐसा एरिया है जिसपे रिसर्च पिछले 20-25 सालों में ही सबसे ज्यादा हुई है, और ये फ्यूचर का टॉपिक है। तो यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। तो रिलेटिवली कंटेंट कम पढ़ना है, बट क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं यहां से, तो इनको अच्छे से कर लोगे तो आपके एक तरह से कह सकते हैं कि सिलेक्शन के चांसेस, बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे बच्चों। प्रॉब्लम लेकिन क्या है, आप इन चैप्टर्स को इग्नोर करते हो, इनसे दूर भागते हो। उसका रीजन आपकी भी गलती नहीं है, प्रॉपर्ली आपको समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जैसे यदि कल का लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, तो मुझे नहीं लगता बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में कोई डाउट रहा होगा। और जब हम आज का लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में भी किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना बच्चों। जो फीचर्स हैं बच्चों इस कोर्स के, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। पूरा डे वाइज टाइम टेबल आपको मिलेगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वन शॉट वीडियो लेक्चर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं, एनसीईआरटी की पीडीएफ्स आपको दे रहे हैं सेशन की, एज वेल एज हाईलाइटेड पीडीएफ्स। डीपीपी डिस्कशन हो रहा है, आपको 2500 क्वेश्चंस मिल रहे हैं बच्चों। ठीक है, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिजल्ट है। यदि आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं करा है बच्चों, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एट प्रेजेंट पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इससे बेटर बायोलॉजी लर्निंग है आपको नहीं मिल सकती। और मैं इसलिए इसको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पर सारा कंटेंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। बीइंग अ डॉक्टर, नॉट ओनली एमबीबीएस बट एमडी भी करा है बच्चों मैंने, नीट भी एक बार में क्रैक करा है। पिछले 11 सालों से एज ए डॉक्टर तो वर्क कर ही रहा हूं, बट नीट एस्पिरेंट्स को बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं। रेजोनेंस में बायोलॉजी डिवीजन का हेड रहा हूं, ई-सरल में नीट डिवीजन हेड रहा हूं। तो इतना एक्सपीरियंस तो है कि बच्चों को बायोलॉजी कैसे पढ़ाई जाती है और कैसे सिलेक्शन कराया जाता है और कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। यहां पर कुछ एक्सपेरिमेंटल नहीं मिलेगा, हिट एंड ट्रायल नहीं मिलेगा कि मैं एक्सपेरिमेंट करता रहूं आपके ऊपर। मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताता हूं जिनको मैं ऑलरेडी ट्राई करके सक्सेस हासिल कर चुका हूं, ताकि आपको भी एक शॉट में सिलेक्शन मिले और सक्सेस मिले। तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें बच्चों प्ले स्टोर से। ठीक है, वहां पर आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, नॉट ओनली दिस क्रैश कोर्स, ईयर लॉन्ग कोर्सेज हैं बच्चों। असर्शन रीजन की पूरी एक टेस्ट सीरीज है, 1000 असर्शन रीजन क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, अलग से टेस्ट सीरीज है। यदि आप करना चाहते हो 25 सुपर 2500 टेस्ट सीरीज। चैनल की यदि मैं बात करूं बच्चों, तो धीरे धीरे हम चैनल को इस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि इट विल बिकम एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बायोलॉजी। यहां पर आपको बायोलॉजी टर्म्स मिल जाएंगे, आपको बायोलॉजी टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, वन शॉट लेक्चर्स मिल जाएंगे, डिटेल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे बच्चों, मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगे, हेल्थ वीडियोस मिल जाएंगे, एवरीथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी आपको यहां मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लो बच्चों। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स बच्चों आपकी हेल्प के लिए, और वो क्या है बच्चों, वो है मेरी बुक दैट इज एनसीईआरटी कॉन्करर, नीट बायोलॉजी एनसीईआरटी कॉन्करर। इसको मेरे साथ करीब 20 डॉक्टर्स की टीम ने बनाया है बच्चों, और इसके अंदर वो सारे क्वेश्चंस हैं जहां से पेपर बनने के पूरे मतलब हर तरह से हमने जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और जो पेपर में आ सकते हैं उनको हमने इसमें बनाकर डाल दिया है। मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है बच्चों इस बुक की, वो क्या है कि इसके अंदर हमने हर एनसीईआरटी चैप्टर के ऊपर एक क्यूआर कोड आपको मिलेगा, जिसको स्कैन करने के बाद आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी वहां पर हैं जो आपको एनसीईआरटी की मेन थ्योरी में नहीं दे रखे। और क्योंकि ये क्यूआर कोड कंटेंट अब एनसीईआरटी के अंदर इंक्लूडेड है,
तो वहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं और वहां से भी हमने क्वेश्चंस बना के इस बुक में डाल दिए ताकि आपको अलग से वो क्यूआर कोड कंटेंट नहीं ढूंढना पड़े, नहीं पढ़ना पड़े। विद सॉल्यूशन क्वेश्चंस हैं, आराम से आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है ना बेटा? चलो तो स्टार्ट करें भाई। जो मैं आपको कह रहा था, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं बच्चों वो मैं आपके लिए बनाकर ले आया हूं भाई। यहां पर हम एनसीईआरटी तो आज पूरी कवर करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस में, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है लेकिन वहां से पहले क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आ सकते हैं। जैसे फ्लेवर सेवर टोमेटो है बच्चों, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? स्यूडोमोनास फुटिडा पे क्वेश्चन आता है सुपरबग के ऊपर, बट एनसीईआरटी ने बात नहीं कर रखी है बच्चों। फिर रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, इनके ऊपर एनसीईआरटी ने कोई लिस्ट नहीं दी है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये जैसे जैसे अभी हम आगे चैप्टर में बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें आती जाएगी। तो ये पूरा जो पीडीएफ है ये भी आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में इस कोर्स के अंदर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस बच्चों। तो शुरुआत करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। कल के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था बच्चों, एक बार फिर से फटाफट से रिफ्रेश कर लेते हैं उस चीज को। आई थिंक थोड़ा सा कल विजिबिलिटी का इश्यू था कल के लेक्चर में। आई होप आपको चीजें क्लियरली दिख रही होगी और सुनाई दे रही होगी बच्चों। एक बार जो बच्चे अभी इस लेक्चर को देख रहे हैं, यदि उनको विजिबिलिटी में या ऑडिबिलिटी में सुनने में किसी तरह का कोई इश्यू आ रहा हो तो बच्चों प्लीज एक बार बता दें, है ना? देख लें एक बार, वर्ड्स, स्टेटमेंट्स, लाइंस आपको प्रॉपर्ली विजिबल है या नहीं है। यदि है तो यस लिख दें, यदि नहीं है तो नो लिख दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यदि प्रॉपर्ली चीजें विजिबल या ऑडिबल नहीं होगी तो फिर मजा नहीं आएगा बच्चों पढ़ने में, है ना? वैसे मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग करवा ली है, कल थोड़ा सा इश्यू था विजिबिलिटी के अंदर, बट आई थिंक आज चीजें आपको क्लियरली विजिबल है बच्चों, है ना? सब कुछ अच्छे से दिख रहा है हमें। तो चलो स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो बायोटेक्नोलॉजी का मीनिंग कल मैंने आपको बताया था बच्चों, यदि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ इनकॉर्पोरेट कर दें, कंबाइन कर दें और उसके बाद उसको हमारे फायदे के लिए यूज करें, चाहे फिर वो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हो, चाहे सर्विसेज डेवलप करने के लिए हो, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। सिंपल। और वहां पर हमने कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी देखे थे ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी के। यदि घर में हम दही बना रहे हैं, वो भी बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलाई यूज हो रहे हैं बच्चों। जहां पर हमने साइंस का यूज किया उनके साथ साथ कि भाई हमें पता है दूध के अंदर, गर्म दूध के अंदर यदि हम लैक्टोबैसिलाई डाल देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे कुछ समय के लिए, तो फिर क्या होगा कि कुछ समय के बाद वो जो इनोकुलम हमने वहां पर डाला है, कुछ अमाउंट ऑफ लैक्टोबैसिलाई जो डाले हैं, दही डाला है थोड़ा सा हमने दूध के अंदर, उसकी वजह से वहां पर लैक्टोबैसिलाई मल्टीप्लाई होंगे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो जाएगी और हमें दही मिल जाएगा बच्चों, है ना? इसी को यदि हम मॉडर्न डे बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमने बहुत ज्यादा एडवांस बना दिया है और अब बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, हमारे इंटरफेरेंस के बिना आज की मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की हमने जब बात करी थी तो मैंने आपको एक चीज बोला था कि अब ये टर्म काफी रेस्ट्रिक्टेड हो गया है बच्चों, है ना? इसको हमने कहां लिमिट कर दिया है? जेनेटिक इंजीनियरिंग को लेके। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का सीधा सीधा मीनिंग हम किस चीज से लेते हैं कि हम जो जेनेटिक मटेरियल है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं बच्चों। और उसमें जो चेंजेस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। कैसे करते हैं? पूरा प्रोसेस लास्ट लेक्चर में देख लिया था, कल के लेक्चर में देख लिया था, आज के लेक्चर में देखेंगे। ये जो हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? कहां कहां हम इसको यूज कर रहे हैं? व्हाट आर इट्स एप्लीकेशंस? और इसीलिए चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, मेजर दो फील्ड्स में हम सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का। एक तो बच्चों इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या यूजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के वो हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और एक इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। दो मेजर फील्ड्स जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी को लेकर जो एथिकल इश्यूज होते हैं, सही है बायोटेक्नोलॉजी या नहीं है, इसको यूज को लेकर क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं, हमें करना चाहिए इसको यूज या नहीं करना चाहिए, किस एक्सटेंट तक यूज करना चाहिए, ये लास्ट में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं, हर लाइन के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। Biotechnology, as you would have learned from the previous chapter, essentially deals with the industrial scale production of biopharmaceuticals and biological using genetically modified microbes, fungi, plants and animals. तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में इसको तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बच्चों यदि हम बात करें तो हम किस चीज के लिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल लेवल पे, लार्ज स्केल पे। देखो लेबोरेटरी में तो रिसर्च चलती है, लेकिन यदि हमें हमारे काम के प्रोडक्ट्स चाहिए, ह्यूमन
या ह्यूमैनिटी या ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए कोई चीज बनानी, मान लो हमें ह्यूमन इंसुलिन बनाना है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, तो फिर बहुत लार्ज स्केल पे बनाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल स्केल पे उसका प्रोडक्शन होगा बच्चों। और इंडस्ट्रियल स्केल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, उसमें मेन चीजें क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? एक तो बायोफार्मास्यूटिकल्स। बायोफार्मास्यूटिकल्स का मतलब क्या है बच्चों? फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं? मेडिसिन। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल्स क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यूज होने वाले, उनकी मदद से बनाए गए जो मेडिसिन है उनकी हम बात कर रहे हैं, या बायोलॉजिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनका प्रोडक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? बायोटेक्नोलॉजी में हम किसका यूज कर रहे हैं बच्चों? जेनेटिकली मॉडिफाइड या तो माइक्रोब्स, ठीक है, कुछ जगह फंजाई का यूज कर रहे हैं, कुछ जगह प्लांट्स और एनिमल्स में भी हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हमारे फायदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी नई दवाई बनती है, हमें उसकी टेस्टिंग करनी है कि वो दवाई सेफ है या नहीं है, फायदेमंद है या नहीं है, उसके कितने साइड इफेक्ट है, नहीं है। अब डायरेक्टली किसी इंसान पर तो हम टेस्टिंग करेंगे नहीं, हम बहुत समझदार हैं, इंसान जरूर से ज्यादा समझदार है ना। हम क्या करते हैं? चूहों के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, दूसरे एनिमल्स के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। और वो टेस्टिंग करने के लिए जिस बीमारी की दवाई की हमें टेस्टिंग करनी है, वो बीमारी उस चूहे के अंदर भी तो होनी चाहिए, तभी तो आप उसकी टेस्टिंग कर पाओगे ना। आगे बात समझ में? तो हम क्या करते हैं, हमें जिस बीमारी की दवाई की टेस्टिंग किसी एनिमल के अंदर करनी है, हम पहले उस एनिमल के अंदर जीन्स को मॉडिफाई करके जानबूझकर इंटेंशनली वो बीमारी या वो कंडीशन उस एनिमल के अंदर डेवलप करते हैं, ताकि फिर उस ड्रग की टेस्टिंग हम उसके अंदर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरे को इंसुलिन टेस्टिंग करनी है एनिमल के अंदर, तो पहले मेरे को उसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी बाय मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स बच्चों, और बाय केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक, तो इस तरह से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रोब्स, इनको हमारे फायदे के लिए काम में ले रहे हैं बच्चों। The applications of biotechnology include therapeutics, diagnostics, genetically modified crops, agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। ये सारे एरियाज आपको दिए जहां जहां पर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। यहां पर जो टर्म्स आपको पता नहीं हो तो मैं एक बार बता देता हूं थर्ड टर्म के बारे में। थेराप्यूटिक्स बच्चों, अभी मैंने बात करी, थेराप्यूटिक का मतलब होता है ट्रीटमेंट के लिए, मेडिसिन के फॉर्म में अपन बात करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स पर्टिकुलरली मेडिसिन से ट्रीटमेंट। थेराप्यूटिक का सिंपल मीनिंग होता है ट्रीटमेंट, थेरेपी। थेरेपी से थेराप्यूटिक वर्ड आया ट्रीटमेंट, है ना, तो ट्रीटमेंट के लिए डिजीजेस के। डायग्नोस्टिक्स बच्चों, डिटेक्शन, बीमारी का पता लगाना। यदि आपको ट्रीट करनी है तो उसके पहले पता भी तो लगाओगे, तो बीमारी के डायग्नोसिस में यानी कि डिटेक्शन में बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, फिर उसके ट्रीटमेंट यानी कि थेराप्यूटिक्स में उसका यूज हो रहा है, ट्रीटमेंट में जो दवाएं यूज आती है फार्मास्यूटिकल्स, उनके प्रोडक्शन में इसका यूज हो रहा है। फिर एग्रीकल्चर में हम हमारे फायदे की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना रहे हैं बच्चों। आगे बात करते हैं प्रोसेस्ड फूड, कई फूड आइटम्स बना रहे हैं जो पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। ठीक, बायो रेमेडिएशन, ये वर्ड क्या है? देखो, रेमेडी का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन। बायो रेमेडिएशन, यदि हम किसी चीज का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से निकाल रहे हैं, दैट विल बी नोन एज बायो रेमेडिएशन। इसका बहुत क्लासिकल एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स में लेकर आया हूं बच्चों। जो रिफाइनरीज होती है, ऑयल रिफाइनरीज सी शोर्स पर, समुद्र किनारों के ऊपर बच्चों, वहां पर क्या होता है, रिफाइनरीज से क्रूड ऑयल पानी के अंदर स्पिल आउट हो जाता है, जो पोल्यूशन करता है वहां पर, उसको क्लियर आउट करना जरूरी होता है। और वहां पर हम एक माइक्रोब का यूज कर रहे हैं, सीडोमोनास फुटीरा, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है बच्चों। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल है बायो रेमेडिएशन का। क्यों? क्योंकि वो उन ऑयल स्पिल्स को क्लीन आउट कर देता है, खत्म कर देता है, उन पर फीड करता है बच्चों। तो इसीलिए हमने वहां पर क्या बोला, इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बायो रेमेडिएशन, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रोब की मदद से हम हमारी जो प्रॉब्लम थी क्रूड ऑयल स्पिलिंग की सी शोर्स के ऊपर, वाटर बॉडीज में, उसको सही कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं बच्चों। वेस्ट के ट्रीटमेंट में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज ले रहे हैं बच्चों, और कई जगह पर एनर्जी प्रोडक्शन में भी हम बायोटेक्नोलॉजी में कई क्रॉप्स को भी मॉडिफाई करके फ्यूल्स के फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं, फुल प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं बच्चों। ये सारी चीजें चैप्टर में आगे आने वाली है। अब वो 3 पॉइंट्स जो आपको कभी समझ में नहीं आते, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। यहां से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, तो इनको मार्क कर लेंगे हम। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, मैं उनको स्टार मार्क करवा देता हूं आप लोगों को, तो आप भी साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी में इनको मार्क कर लिया करो। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से बच्चों ये टर्म्स कुछ इंपॉर्टेंट है। बायो रेमेडिएशन टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, थेराप्यूटिक्स टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स का मीनिंग पता होना चाहिए, और डायग्नोस्टिक्स का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। ये चीजें अंडरलाइन करते हुए भी आप साथ के साथ चलना बच्चों। अब ये जो 3 पॉइंट्स है बच्चों, ये क्या कह रही है एनसीईआरटी, वो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज
जहां पर इस समय बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हमारा फोकस, साइंटिस्ट्स का फोकस है, वो 3 एरियाज बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से हैं बच्चों, देखते हैं। पहला, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। समझना इस चीज को, बायोमोलिक्यूल्स में डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं बच्चों। जिन बच्चों ने वहां बायोमोलिक्यूल्स डिटेल में पढ़ा होगा उनको मेरी एक बात याद होगी कि अभी तक टिल डेट हमारे पास ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो 100% एफिशिएंट हो। 100% एफिशिएंट का मतलब होता है यदि मेरे पास 10 एंजाइम मॉलिक्यूल हैं और सिर्फ 10 ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं मीडियम में, तो वो 10 एंजाइम मॉलिक्यूल 10 के 10 सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करके 10 प्रोडक्ट मॉलिक्यूल बना दे बच्चों। 100% एफिशिएंसी ऐसी होती नहीं है, लेकिन यदि मेरे पास 10 एंजाइम मॉलिक्यूल है और 10 ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, तो कायदे से देखा जाए तो सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के बाइंड होने के लिए एंजाइम है, लेकिन फिर भी ये सारे हो नहीं पाते, क्योंकि एंजाइम की जो एफिनिटी, अट्रैक्शन या टेंडेंसी होती है सबस्ट्रेट को बाइंड करने की, वो काफी कम होती है 100% से, किसी की 60%, किसी की 50%। तो मान लो यदि इस एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट को बाइंड करने की 60% ही है, यानी कि 10 में से 6 को बाइंड करने की टेंडेंसी वो रखेगा, तो 10 एंजाइम मॉलिक्यूल होते हुए भी यहां पे 10 में से 6 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही काम में आएंगे। इससे क्या हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है ना एंजाइम का, हमें 100% एफिशिएंसी नहीं मिल पा रही है। तो इस समय बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डेवलप बेस्ट कैटलिस्ट। और बेस्ट कैटलिस्ट या एंजाइम क्या होगा, जो 100% एफिशिएंट हो। ये पॉइंट आप लोगों को मेरे ख्याल से कभी किसी ने नहीं समझाया होगा। ये इस पॉइंट का मीनिंग है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या करना चाह रहे हैं, 100% एफिशिएंट एंजाइम या 100% एफिशिएंट कंटेनिंग एंजाइम कंटेनिंग माइक्रोब को डेवलप कर रहे हैं। तो या तो हम ऐसा माइक्रोब डेवलप कर लें जिसके अंदर 100% एफिशिएंसी वाला एंजाइम काम कर रहा हो, या एक प्योर एंजाइम ऐसा डेवलप कर लें जो 100% क्या हो बच्चों, एफिशिएंट हो। आगे बात समझ में? तो एक रिसर्च एरिया तो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है अभी। दूसरा रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी का जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च चल रही है वो क्या है बच्चों, उसको देखते हैं। दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। फोकस क्या है, 100% एफिशिएंट कैटलिस्ट या एंजाइम बनाना है। ये हमें पता चल चुका है कि प्योरली ऐसा एंजाइम बनाना बहुत मुश्किल है जो 100% एफिशिएंट हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कोशिश कर रहे हैं जितना ज्यादा एफिशिएंट हो सके उतना एफिशिएंट एंजाइम बना लेते हैं। मान लो अपन ने कोशिश करके 80% एफिशिएंट एंजाइम बना लिया, अभी जो 20% एफिशिएंसी अभी भी बच रही है, उसकी जो कमी बच रही है, उसको हम क्या चीज मॉडिफाई करके पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। जिन कंडीशंस में एंजाइम काम करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन पढ़ चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स में हम, टेम्परेचर, पीएच, सबसेट कंसंट्रेशन। तो यदि हम ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर दें, सुटेबल कंडीशंस फॉर द एंजाइम टू एक्ट, जिससे उसकी और एफिशिएंसी बढ़ जाए, तो हो सकता है हम 100% मार्क के करीब पहुंच जाएं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहला पॉइंट क्या है, रिसर्च क्या है, हम एक बहुत अच्छा एंजाइम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, हम एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए जो ऑप्टिमम कंडीशंस, बेस्ट सुटेबल कंडीशंस है, उनको डेवलप करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट, इसको हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों। हम बोलते हैं ना आजकल जो दिखता है वो बिकता है ना, शो ऑफ का जमाना है बच्चों। तो यही चीज यहां पर भी लागू हो रही है। रिसर्च का एरिया है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मान लो हमने बायोटेक्नोलॉजी से कोई भी प्रोडक्ट बना लिया, बनाने के बाद उसको यदि मेरे को मार्केट में सेल आउट करना, उसके पहले उसका प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब करनी पड़ेगी और दैट शुड बी अप टू द मार्क। वो यदि अच्छी होगी तो मेरे प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, बिकने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और ये जो प्रोडक्शन से लेकर सेल तक के बीच के जो प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, पैकेजिंग, मार्केटिंग, है ना, ये सारे ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें आती है, ये सब कलेक्टिवली क्या कहलाती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है बच्चों। तो मैंने आपको क्या बोला था, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की तारीख का, और यहां पर भी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी रिसर्च चल रही है बच्चों, है ना। बायोटेक्नोलॉजी से डिजाइनर बेबी बनाया जा सकता है, बट अभी उसके बारे में मत सोचो बेटा, अभी हमें पढ़ाई करनी है, बेबी बाद में आएगा। चलो, let us now learn how human beings have used biotechnology to improve the quality of human life, especially in the field of food production and health। अब हमारा जो मेन फोकस है बच्चों इस चैप्टर में, वो किसके ऊपर रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस पे, पर्टिकुलरली दो फील्ड्स के अंदर, एक तो फूड प्रोडक्शन में क्या रोल है एग्रीकल्चर के अंदर, और हेल्थ मेडिसिन वाले फील्ड में क्या रोल है।
सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। ठीक, लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शंस दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। यहां पर एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। देखो, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत क्या, लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। भारतीय और चाइनीज तो इस काम में कुछ ज्यादा ही आगे हैं। इनफैक्ट भारतीय तो अब चाइनीज को भी पीछे छोड़ने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड प्रोडक्शन बढ़ाना भी बहुत जरूरी हो रहा है बच्चों। और वहां पर जो ऑप्शंस हैं फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के वो क्या क्या है। या तो हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करें। एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन में हम ऐसे केमिकल्स का यूज करें जिससे क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब ये केमिकल्स कौन कौन से होते हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए बच्चों। पेस्टिसाइड्स क्रॉप डैमेज को प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम द पेस्ट्स। फर्टिलाइजर्स प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं लेकिन इसके नुकसान भी हैं, हमें पता है। वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन होता है बच्चों, कई कैंसर्स हो रहे हैं हमें। आज की तारीख में इतना केमिकल यूज हो रहा है खेतों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, हर फल सब्जी जो हम खा रहे हैं, कितनी आप धो लो, कितनी आप उबाल लो, इतने केमिकल्स उनके अंदर हैं कि कोई ना कोई बीमारी हमें होनी ही है आगे चलकर। पर्टिकुलरली कैंसर्स का जो इंसिडेंस है बच्चों, जो पहले जितने कम कैंसर्स होते थे आज की तारीख में कई गुना ज्यादा कैंसर्स के इंसिडेंस देखने को मिल रहे हैं, पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। उसमें ये एक बहुत बड़ा कारण है केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर बच्चों। ठीक है, बट ये एक ऑप्शन है और इसको हम यूज भी कर रहे हैं अभी। लेकिन हमारी तलाश क्या है इससे बेटर ऑप्शन की, वो क्या हो सकता है। तो फिर भाई दूसरा ऑप्शन आया। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में बच्चों हम ये केमिकल्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत महंगा हो जाता है। तो फिर अफोर्डेबिलिटी, हम इतना अमीर देश भी नहीं है, गरीबी बहुत है हमारे देश के अंदर। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने लग गए पूरे देश के अंदर, तो पहली बात तो किसान का खर्चा बहुत होगा और वो खर्चा ही नहीं निकलेगा जब वो अपनी फसल को बेचने जाएगा मार्केट में, क्योंकि इतना पैसा उसको मार्केट में नहीं मिलता है फसल का। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हमारे जैसे जो अभी विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशंस, हम डेवलप नेशन में, विकसित देश में नहीं आते, अभी हम डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, है ना। तो अभी हमारे लिए पूरी तरह से 100% ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करना भी पॉसिबल नहीं है बच्चों। तो ये ऑप्शन भी हमारे हाथ से निकल गया। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। कि भाई हम चाहते हैं केमिकल्स को भी कम यूज करें, हमें ये भी पता है कि प्योरली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी हम नहीं कर सकते, हम बीच का रास्ता देख रहे हैं। हम ऐसी क्रॉप्स बना लें जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, उनके जीन्स को मॉडिफाई करके उनके अंदर ऐसे जीन्स डालकर कि भाई उनको नुकसान भी कम हो पेस्ट से और वो प्रोडक्शन भी ज्यादा दे हमें। तो अभी के सिनेरियो में यदि देखा जाए तो सबसे आसान और थोड़ा रिलेटिवली सस्ता तरीका इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वो हमें क्या दिख रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स दिख रहा है, जिसको हम यूज भी कर रहे हैं बच्चों। ठीक, द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। और इसका एक एग्जांपल हम ग्रीन रेवोल्यूशन में भी देख चुके हैं बच्चों कि यदि हम अच्छी क्वालिटी की क्रॉप्स को यूज करें, अच्छी वेराइटीज को यूज करें तो हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन पर्टिकुलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ना होके हम ये कह सकते हैं कि हमने थ्रू नेचुरल ब्रीडिंग टेक्निक्स या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक्स के थ्रू अच्छी वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को यूज किया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है। यदि हम नेचुरल ब्रीडिंग टेक्निक से क्रॉप्स की सुपीरियर वैरायटीज को डेवलप करेंगे तो वहां पर भी एक लिमिटेशन आ जाती है। कुछ जनरेशन के बाद वहां पर भी जो है प्रोडक्शन कम हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन की हम बात करते हैं, पढ़ते हैं बच्चों स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो कहीं ना कहीं क्योंकि नेचुरल जो ब्रीडिंग टेक्निक से सुपीरियर क्वालिटीज ऑफ क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है उसकी भी एक लिमिटेशन है। इसीलिए अब धीरे धीरे जो जरूरत महसूस हो रही है वो रही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की, और वो रिप्लेस भी कर रही है इस चीज को। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना। तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, पर्टिकुलरली व्हीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा, जो हाइब्रिड वेराइटीज थी व्हीट की वो हमने यूज करी थी इसमें पर्टिकुलरली हम ये नहीं कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज थी, ज्यादा बेटर होगा हमें बोलेंगे हाइब्रिड वेराइटीज, जिनको हमने सुपीरियर क्वालिटीज की ब्रीडिंग से बनाया था बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन से बनाया था। Increased yields have partly been due to the use of improved crop varieties, but mainly due to the use of better management practices and use of agrochemicals. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हाइब्रिड वेराइटीज को यूज करने का एक रोल तो रहा ही था, कंट्रीब्यूशन तो था ही, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं केमिकल्स का काफी यूज हुआ, तब जाके हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्शन था वो मिल सका या उसके पास हम पहुंच सके बच्चों। However, for farmers in the developing world, agrochemicals भी बहुत महंगे होते हैं, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स भी बहुत महंगे आते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी महंगे आते हैं। ये भी फार्मर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी का एक इशू बन जाते हैं बच्चों इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। एंड फर्दर इंक्रीजेस इन यील्ड विद एक्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। और जो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में हाइब्रिड वेराइटीज यूज करी, यदि अब भी हम सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, आज के तारीख में जितनी फूड रिक्वायरमेंट है उसको हम मीट आउट नहीं कर पाएंगे बच्चों। ये एनसीईआरटी यहां पर बोल रही है, ठीक है।
Is there any alternative path that understanding of genetics can show so that farmers may obtain maximum yield from their fields? क्या इसका कोई solution है? Is there a way to minimize the use of fertilizers and chemicals so that their harmful effects on the environment are reduced? क्या हम कुछ ऐसा तरीका निकाल सकते हैं जिसमें chemicals और fertilizers का कम से कम use हो? Yes, use of genetically मॉडिफाइड क्रॉप्स इज अ पॉसिबल सॉल्यूशन। इसीलिए अब इसके ऊपर काफी रिसर्च और काम चल रहा है। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज करके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अगेन, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम ना बन जाए, ये भी हमें देखना होगा और इसके बारे में डिस्कशन चैप्टर के एंड में दे रखा है एनसीईआरटी ने बच्चों। आगे बात करते हैं अब। Plants, bacteria, fungi and animals whose genes have been altered by manipulation are called genetically modified organisms। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है बच्चों, इसको हम स्टार मार्क कर लेंगे कि क्या होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जिनके जीन्स को हमने ऑल्टर करा है बच्चों, किसी भी तरह का कोई चेंज, मॉडिफिकेशन यदि हमने किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में, जेनेटिक मटेरियल में करा है तो फिर वो क्या कहलाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा बच्चों। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मेनी वेज। जेनेटिक मॉडिफिकेशंस, अब फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं बच्चों। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमने कई नई वेराइटीज ऑफ प्लांट्स डेवलप करी है जो हमारे लिए फायदेमंद होती हैं। अब उसमें किस किस तरीके से फायदा ले सकते हैं हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन का, यहां देखते हैं किस किस कारण से या किस किस पर्पज से हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा है। पहला पर्पज क्या है बच्चों? टू मेक द क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस, दैट इज कॉल्ड ड्राउट, सॉल्ट, हीट। अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? नॉन लिविंग फैक्टर्स, है ना। देखो, क्रॉप्स को माइक्रोब्स से नुकसान पहुंचता है, पेस्ट से नुकसान पहुंचता है, वो बायोटिक फैक्टर्स हो गए क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्रॉप्स को, हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, सूखा पड़ जाए, जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाए, ओले पड़ जाए, है ना, मिट्टी में नमक की क्वांटिटी ज्यादा है, ये सारी चीजें, गर्मी बहुत ज्यादा है, ये अपना आप में ठंड बहुत ज्यादा हो, है ना, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स हो जाए, ये सब क्या है? अबायोटिक स्ट्रेसेस या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फसलें खराब होती है। हम क्या कर रहे हैं? ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं जो इन अबायोटिक फैक्टर्स को ज्यादा अच्छे से टॉलरेट कर सकती है। कैसे कर रहे हैं? अब सवाल ये आएगा, एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना सा लिखकर छोड़ दिया। मैं आपको बताता हूं बच्चों, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, है ना। देखो, आपके बाग बगीचे में, आपके घर के लॉन में या आपके टेरेस के ऊपर जो आप पेड़ पौधे लगाते हो बच्चों, उनको आपको लगातार पानी भी देना पड़ता है, आप फर्टिलाइजर्स, खाद भी डालते हो, बहुत ख्याल उनका आप रखते हो, फिर भी आप देखते हो कि वो उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाते जितना अच्छे से एक जंगल के अंदर पेड़ पौधे ग्रो कर रहे होते हैं। क्या जंगल में कोई रोजाना पानी देने जाता है? इतने बड़े जंगल में सारे पेड़ पौधों को नहीं जाता ना। वो तो जो नेचुरली बारिश आती है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्या वहां मिट्टी में कोई खाद डालने जाता है? नहीं जाता ना, फिर भी वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। क्या कारण है? उनके अंदर जो ऐसे जो जीन्स हैं, जिनको हम कहते हैं वाइल्ड जीन्स या जीन्स ऑफ द वाइल्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, वो ऐसे जीन्स हैं जो उनको ऐसी क्वालिटीज इंपार्ट कर रहे हैं, ऐसी क्वालिटीज दे रहे हैं जिसकी वजह से वो इन सारे फैक्टर्स को हमारे घर में या हमारे फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर या हमारे लॉन में जो हम पेड़ पौधे उगा रहे हैं, उनसे ज्यादा इजीली अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं सारे फैक्टर्स को। तो फिर हमने दिमाग लगाया, हमने क्या करा, ये जो वाइल्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज थी, जंगल में उगने वाली जो वेराइटीज थी, उनके इन जीन्स को एक्सट्रैक्ट करा। ये सारा प्रोसेस अपन लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में। और इन जीन्स को, जो इन क्वालिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जिसकी मदद से अब ये पेड़ पौधे सूखे को, ज्यादा पानी को, नमक की वेरिएबिलिटी को, टेम्परेचर की वेरिएबिलिटी को, इन सबको विथस्टैंड कर सकते थे, आराम से झेल सकते थे, इन जीन्स को हमने हमारी फसलों के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया बच्चों। ठीक है, इससे क्या हुआ? अब जो हम कई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, वो आराम से टेम्परेचर वेरिएशंस को भी झेल सकते हैं, वो सॉल्ट की वेरिएबिलिटी को भी झेल सकते हैं बच्चों। तो इसकी वजह से अब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना। तो यूज आया बायोटेक्नोलॉजी का समझ में, किस तरह से फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में फायदेमंद हो रही है बच्चों। इसी तरह से बच्चों हम ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर कम से कम डिपेंडेंट हो। आगे अभी अपन पढ़ेंगे, जैसे बीटी कॉटन बच्चों, बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया के बारे में हम बात करेंगे। उसकी मदद से अपन ने एक जीन अब हमारी क्रॉप्स के अंदर डालना चालू कर दिया है। ये जो इस बैक्टीरिया से, बैसिलस थुरिंजिएंसिस एक बैक्टीरिया, इसका जो जीन हम जब क्रॉप्स में डालते हैं बच्चों, तो ये क्रॉप्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एबल हो जाती है, सक्षम, समर्थ हो जाती है। किससे? पर्टिकुलर इंसेक्ट्स से जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कॉटन के पौधे को कॉटन बॉलवर्म्स नुकसान पहुंचाते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं बच्चों ये।
यदि हमने ऐसी कॉटन वैरायटी डेवलप कर ली जिसके अंदर हमने इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का एक पर्टिकुलर जीन डाल दिया, तो अब ये क्रॉप अपने आप को इस इंसेक्ट से बचा सकती है। कैसे, वो भी अपन आगे देखेंगे। तो हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से। जब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमने पेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन डेवलप कर लिया क्रॉप्स में, तो अब पेस्ट से बचाने के लिए हमें केमिकल पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। आया एक और यूज बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आगे देखते हैं। With the help of genetic modification, it has helped to reduce post harvest losses. क्या होता है post harvest losses बच्चों? पोस्ट बाद में, हार्वेस्ट फसल की कटाई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। देखो, मान लो फसल तो बहुत अच्छी हो गई, खुश हो गया किसान। अब क्या होता है बच्चों, कई बार जब फसल काट लेते हैं उस वक्त मार्केट में उस पर्टिकुलर क्रॉप की जो रेट होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो किसान क्या सोचता है कि यार अभी थोड़े दिन बाद उसको पता है कि रेट बढ़ने वाली है उस फसल की, तो क्यों ना मैं थोड़े समय के लिए इस फसल को स्टोर कर लूं अपने गोदाम में और फिर कुछ दिनों बाद इसको बेचूंगा जब इसकी अच्छे दाम मेरे को मिलेंगे। लेकिन होता क्या है, जब वो उसको स्टोर करता है फसल को, तो कई बार वो फसल खराब हो जाती है, जरूरत से जल्दी पक जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात करेंगे टमाटर की। किसी किसान ने टमाटर की फसल करी, बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी हुआ, रेट उस समय कम मिल रही है, उसने थोड़े दिन के लिए टमाटर को स्टोर करा, वेट कर रहा है दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा समय लग गया और उस ज्यादा समय के चक्कर में, अच्छे दाम लेने के चक्कर में उसने क्या देखा, गोदाम में पड़े पड़े टमाटर पक गए। पकने के बाद आपने देखा होगा टमाटर फटाफट सड़ जाता है, और एक बार टमाटर सड़ गए तो फिर उसके किसी काम के नहीं है। इसका सॉल्यूशन हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से निकाला। और कैसे निकाला, टोमेटो की एक वैरायटी बच्चों डेवलप की गई है जिसको हम कहते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो, है ना। और ये पॉइंट मैं आपके लिए अलग से लिख कर लाया हूं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बच्चों कोर्स फोल्डर के अंदर, जिन जिन बच्चों ने भी शॉर्ट सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब कर रखा है। तो क्या है बच्चों फ्लेवर सेवर टोमेटो वैरायटी? ये जो फ्लेवर सेवर टोमेटो वैरायटी है बच्चों, ये टोमेटो की एक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही होता है बच्चों। तो ये एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है किसकी, टमाटर की। किस लिए डेवलप की गई है? टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कटाई के बाद यदि हम टमाटर को स्टोर कर रहे हैं हमारे गोदाम में, तो वो उस समय खराब नहीं हो। खराब कैसे नहीं होगा, ज्यादा लंबे समय तक टमाटर कैसे अच्छा रह सकता है कि वो जल्दी पके नहीं। तो जो पकने की रेट है बच्चों, स्पीड जो होती है टमाटर की, उसको हमने कम कर दिया इस वैरायटी के अंदर बाय जेनेटिक मॉडिफिकेशन। क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन करा हमने क्या करा बच्चों, टमाटर को जल्दी पकाने के लिए जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, वो एंजाइम एक प्रोटीन एंजाइम है, उसकी केमिकल नेचर प्रोटीन है ना। हमने उस एंजाइम को, जो जीन बनाता है, उस एंजाइम को बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन है, उस जीन को इनएक्टिव कर दिया टमाटर के अंदर। यदि हमने उस जीन को इनएक्टिव कर दिया, वो एंजाइम कौन सा है बच्चों, पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है बच्चों, जो पैक्टिन होता है सेल वॉल के अंदर, मिडिल लेमला के अंदर, उसको ब्रेक डाउन करता है और इसी की वजह से फ्रूट पकता है बच्चों। ठीक है, पल्पी होने लग जाता है, सॉफ्ट होने लग जाता है। हमने क्या करा, इस एंजाइम को बनाने वाले जीन को इनहिबिट कर दिया इस पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ टोमेटो में, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्लेवर सेवर वैरायटी ऑफ टोमेटो। अब इसकी वजह से क्या होता है, स्टोर करने के बाद भी टमाटर काफी ज्यादा दिनों तक जल्दी पकता नहीं है, हार्ड रहता है, थोड़ा कच्चा रहता है। आराम से किसान लंबे समय तक उसको स्टोर कर सकता है और अच्छे दाम ले सकता है बच्चों। दिस इज द बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अगेन एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने देखा बच्चों। आगे देखते हैं क्या कह रही है एनसीईआरटी। और क्या यूज है बच्चों एग्रीकल्चर के फील्ड में, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हम ऐसी वेराइटीज डेवलप कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो सॉइल में से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सके बच्चों। अगेन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उससे। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, एग्जांपल गोल्डन राइस दैट इज विटामिन ए एनरिच्ड राइस। यहां पर एग्जांपल दे रखा है आपको। हम ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन से जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के अंदर ज्यादा रिच हो। बच्चों विटामिन ए एक ऐसा इंपॉर्टेंट विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी पर्टिकुलरली लेस डेवलप नेशंस में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। यदि हम अफ्रीकन कंट्रीज की बात करें बच्चों, तो वहां पर जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर विटामिन ई की इतनी कमी होती है कि काफी बच्चे, इनफेक्ट लाखों बच्चे हर साल विटामिन ए की कमी की वजह से वहां पर कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं बच्चों, है ना। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इनको डील करने के लिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है बच्चों, हम ऐसी क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं और उन क्रॉप्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं जो रोजाना सुबह शाम हम खाते हैं। देखो चावल ऐसी चीज है, गेहूं ऐसी चीज है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टेपल डाइट में आती है, सुबह शाम के खाने में लोग इंक्लूड करते हैं।
यदि हम बच्चों के लिए जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इन क्रॉप्स के अंदर ही एनरिच कर दें, उनका लेवल इन क्रॉप्स के अंदर बढ़ा दें, तो ये जो मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है बच्चों के अंदर वो नहीं होगी। तो हमने क्या करा, ऐसी वैरायटी बनाई राइस की जो किसके अंदर एनरिच है, जिसके अंदर क्या है ज्यादा अमाउंट में विटामिन ए। इसको हमने क्या नाम दिया बच्चों, गोल्डन राइस नाम दिया है। और इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ बच्चों पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल करा रही है गरीब बच्चों को, ताकि उनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं रहे। दिस इज द यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, दिस इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे बात समझ बेटा, सिर्फ और सिर्फ गैलेक्टो यूरोने जो पॉलीगैलेक्टो यूरोनोज है, सिर्फ उसी का रोल नहीं है पकने में, उसका भी रोल है, और भी फैक्टर्स होते हैं फ्रूट को पकाने के लिए। तो हमने वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स में से एक फैक्टर को यदि इनहिबिट कर दिया तो स्लो डाउन हो जाएगा पकना। ऐसा नहीं है कि पकेगा ही नहीं, है ना। सोल का क्वेश्चन है कि सर यदि पॉलीगैलेक्टो यूरोनोज को हमने इनहिबिट कर दिया तो आगे कैसे पकेगा, बेटा पकेगा, है ना, बट स्लो डिग्रेडेशन ऑफ पेक्टिन होगा, स्लो वो पकेगा, उतना तेजी से नहीं पकेगा जो पहले पक रहा था, क्योंकि वन ऑफ द मेनी फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रूट को पकाने के लिए या यहाँ पर टोमेटो को पकाने के लिए, उसको हमने इनहिबिट कर दिया है बेटा। आई थिंक चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ जहां पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आगे देखते हैं बच्चों आप। In addition to these uses, genetic modification has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuels and pharmaceuticals. हम जानबूझकर क्रॉप्स को, प्लांट्स को ऐसे भी मॉडिफाई कर रहे हैं कि हमारे काम के प्रोडक्ट्स उनके अंदर बने, उनकी सेल्स के अंदर बने, है ना। मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा बच्चों, लीचेस जो होती हैं उनसे हमें एक एंटीकोएगुलेंट मिलता है हेरोडिन। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसको बनाने वाला जो जीन है वो क्रॉप्स के अंदर डालना चालू कर दिया, क्योंकि है तो ये प्रोटीन ही एंटीकोएगुलेंट, और इस एंटीकोएगुलेंट का प्रोडक्शन हम क्रॉप्स के अंदर करवा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारे काम के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें फिर कई मेडिसिन हैं बच्चों, इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले की केमिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च बच्चों, इनफैक्ट कई फ्यूल्स भी हैं बच्चों जिनको हम क्रॉप्स की मदद से अब प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये क्रॉप्स कैसी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है बच्चों। ठीक, आगे की बात करते हैं हम। Some of the applications of biotechnology in agriculture that you will study in detail are the production of pest-resistant plants, which could decrease the amount of pesticide use. तो अभी हमने जो बात करी थी बच्चों, हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स का डेवलपमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन और बायोटेक्नोलॉजी। और वहां मैंने बात करी थी, थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था, बीटी कॉटन की मैंने बात करी थी, और मैंने बताया अभी डिटेल में आगे समझाऊंगा, तो उसकी बात आ गई है। अब बात करेंगे अपन बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया की, उससे मिलने वाले टॉक्सिन की, जिसको हम कहते हैं बीटी टॉक्सिन, बैसिलस थुरिंजिएंसिस टॉक्सिन बच्चों। तो क्या है ये बीटी टॉक्सिन बच्चों, ये एक ऐसा टॉक्सिन, टॉक्सिन का मतलब होता है पॉइजन, टॉक्सिक मटेरियल, पॉइजनस मटेरियल है जो कहां से मिल रहा है हमें, फ्रॉम बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया। कैसे हम इसका यूज कर रहे हैं बताता हूं बच्चों, पढ़ते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है फिर आपको समझाता हूं। बीटी टॉक्सिन, इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, हाईलाइट करते हुए चलेंगे। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ये जो बीटी है ये कहां से आया है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस से। ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में कई बार पूछा जा चुका है कि बीटी स्टैंड्स फॉर, बीटी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बैक्टीरिया से ये टर्म हमने बनाया बच्चों। बीटी टॉक्सिन जीन has been cloned from the bacteria and been expressed in plants to provide resistance to insects without the need for insecticides. In effect created a biopesticide हमने create करा है बच्चों। अभी कैसे बताऊंगा, examples are BT cotton, BT corn, BT rice, BT tomato, BT potato, BT soybean, बहुत सारी BT वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स हम डेवलप कर चुके हैं। अब है क्या, देखो ये क्या करते हैं इसके अंदर, हमने बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया को जब स्टडी करा तो हमने क्या पाया कि ये जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया है इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, इन जीन्स को क्या नाम दिया गया बच्चों, क्राइजीन्स, CRY, क्राइजीन्स बच्चों, है ना। ये जो क्राइजीन्स हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइजन बनाते हैं इस बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, हमने नाम दे दिया बीटी टॉक्सिन बच्चों। क्या नाम दे दिया इसको, हमने बीटी टॉक्सिन नाम दे दिया है। ठीक, अब ये जो बीटी टॉक्सिन है यदि इसका प्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर होने लग जाए तो हमें मजा आ जाएंगे, कारण ये बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट्स के लिए हार्मफुल होता है, इंसेक्ट्स को मार देता है। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने क्या करा बच्चों, इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस बैक्टीरिया में से ये क्राइजीन्स निकाले, ठीक है, इनकी क्लोनिंग करी, क्लोनिंग का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीपल कॉपीज बनाए इन जीन्स की,
और इन जीन्स को हमने हमारी जो क्रॉप्स उनके सीड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। जब सीड्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया इन जीन्स को, तो अब ये जो इन सीड से क्रॉप्स डेवलप होगी, मान लो कॉटन का पौधा उग रहा है बच्चों, उसके सीड में हमने ये क्राइजीन्स इनकॉर्पोरेट कर दिए, तो अब इस पौधे की हर सेल के अंदर ये जीन प्रेजेंट होगा। और ये जीन क्या बनाता है? एक प्रोटीन बना रहा है बच्चों, जिसको हमने नाम दे दिया बीटी टॉक्सिन। ठीक है, अब इस कॉटन के पौधे के ऊपर यदि कोई इंसेक्ट फीड करता है, इसको नुकसान पहुंचाता है, इसको खाता है, फॉर एग्जांपल कॉटन बॉलवर्म इंसेक्ट जो कॉटन के पौधे को खाता है, रुई के पौधे को खाता है, कपास के पौधे को, यदि वो खाता है इसको, तो क्या होगा? हर पत्ती की हर सेल के अंदर ये बीटी टॉक्सिन बन रहा है क्राइजीन्स की मदद से। तो जब वो इंसेक्ट इन पत्तियों को खाएगा कॉटन की, जिनकी हर सेल के अंदर बीटी टॉक्सिन बन रहा है, तो ये टॉक्सिन उस इंसेक्ट की गट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर चला जाएगा। और बच्चों गट, जो इंसेक्ट्स की गट है बच्चों, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसके अंदर एल्कलाइन पीएच होता है। कैसा पीएच होता है बच्चों? एल्कलाइन पीएच होता है। जैसे ही ये टॉक्सिन इस एल्कलाइन बेसिक पीएच के कांटेक्ट में आता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद ये इंसेक्ट की जो गट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसकी वॉल से अटैच हो जाता है और उसकी सेल्स को डैमेज कर देता है। गट डैमेज हो जाती है इंसेक्ट की और इंसेक्ट मर जाता है। हल्का सा फीड करेगा प्लांट के ऊपर, मर जाएगा, वो प्लांट को आगे डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। ये बीटी टॉक्सिन का रोल है। इस तरह से हमने बीटी क्रॉप्स को डेवलप करा। कई वेराइटीज ऑफ बीटी क्रॉप्स हम डेवलप कर चुके हैं, यहाँ पर मेंशन्ड है, ये अपने को याद रखना है। बीटी कॉटन हम डेवलप कर चुके हैं, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, कई वेराइटीज हम डेवलप कर चुके हैं बच्चों। अब दिमाग में एक सवाल आता है जो एनसीईआरटी ने भी पूछा है कि भाई जब ये पॉइजनस सब्सटेंस है तो बैक्टीरिया के अंदर भी तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, खुद बैसिलस thuringiensis के अंदर, क्योंकि उसके अंदर भी तो क्राइजीन्स हैं, तो बैक्टीरिया खुद क्यों नहीं मर रहा? या प्लांट सेल्स क्यों खत्म नहीं हो रही? प्लांट सेल्स में भी तो ये बीटी टॉक्सिन बन रहा है बच्चों। क्योंकि क्यों नहीं हो रहा दोनों को डैमेज? क्योंकि बच्चों जब ये बीटी टॉक्सिन क्राइजीन से एक्सप्रेस होता है, बनता है, तो जब शुरुआत में ये बीटी टॉक्सिन बनता है तो ये इनएक्टिव होता है, फंक्शनल नहीं होता। इसको फंक्शनल एक्टिवेट करने के लिए एल्कलाइन पीएच की जरूरत होती है, जो इसको कहां जाकर मिलता है? जब इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है, अपनी गट के अंदर लेता है, क्योंकि उसकी गट के अंदर एल्कलाइन पीएच है। तो क्योंकि पौधे के अंदर भी इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है, बैक्टीरिया के अंदर भी इनएक्टिव फॉर्म में बन रहा है, तो दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा बच्चों। सिर्फ और सिर्फ किसको नुकसान पहुंचा रहा है? इंसेक्ट्स को। इसमें भी बच्चों एक और चीज याद रखनी है कि ये जो क्राई जीन्स होते हैं, CRY जीन्स होते हैं बच्चों, बैसिलस thuringiensis में, ये भी कई वेराइटीज, कई टाइप के होते हैं। और हर जीन से जो टॉक्सिन बन रहा है, बीटी टॉक्सिन, अलग अलग क्राई जीन से, वो अलग अलग इंसेक्ट ग्रुप्स के अंदर या अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। तो हम देख लेते हैं कि यार कि हमें एक पर्टिकुलर जो जिस भी क्रॉप के अंदर बीटी टॉक्सिन डेवलप करवाना है, ये जो क्राइजीन डालना है, हम देख लेते हैं कि उसको कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स डैमेज करते हैं। उन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जो क्राइजीन्स और बीटी टॉक्सिन इफेक्टिव होता है, वही क्राइजीन्स हम बैसिलस thuringiensis से एक्सट्रैक्ट करके, क्लोनिंग करके क्रॉप्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं बच्चों। तो आई थिंक जो बीटी टॉक्सिन का कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा, है ना? कोई डाउट हो पूछ लेना चैट बॉक्स के अंदर, साथ के साथ बताता हुआ चलूंगा। तो अब एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं, एक बार क्राइजीन्स के टाइप देख लेंगे जो कॉटन और कॉर्न के अंदर हम यूज करते हैं बच्चों। तो बीटी कॉटन की पहले बात करते हैं हम। बीटी कॉटन, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as, एक क्वेश्चन तो यहां से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि कौन कौन से इंसेक्ट ग्रुप्स के अगेंस्ट ये बीटी टॉक्सिन इफेक्टिव होता है। एक तो लेपिडोप्टेरान्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, जिसके एग्जांपल्स हैं, दिस आर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, वेराइटीज ऑफ इंसेक्ट्स हम कह सकते हैं। लेपिडोप्टेरान्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, एग्जांपल्स टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म बच्चों। कॉलियोप्टेरान्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, जिसमें बीटल्स आती हैं बच्चों, और डिप्टेरान्स के अगेंस्ट इफेक्टिव होता है, जिसमें फ्लाइज, मॉस्किटोज, ये सब आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है कि आप वो ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स बताओ जिनके अगेंस्ट बीटी टॉक्सिन इफेक्टिव होता है। फिर बैसिलस thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain a toxic insecticidal protein, BT toxin. Why does this toxin not kill the bacillus? मैंने आपको बता दिया है, इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, आगे लिखा है एनसीईआरटी ने। Actually, the BT toxin protein exists as inactive protoxin. Protoxin का मतलब immature form of toxin, inactive form of toxin के फॉर्म में exist करता है बच्चों। But once an insect ingest the inactive toxin, एक बार जब insect इस inactive toxin को ingest कर लेता है, it is converted into an active form of toxin. ये activate हो जाता है, किसकी वजह से? Alkaline pH of the gut की वजह से, which solubilizes these crystals. The activated toxin फिर किसके साथ बाइंड होगा बच्चों? उसकी गट के एपिथेलियल सेल्स के साथ, सरफेस सेल्स के साथ बाइंड होगा, उनके अंदर पोर्स क्रिएट कर देता है, छेद बना देता है, जो इंटेस्टाइन की सेल्स है इंसेक्ट की, उनमें छेद क्रिएट कर देगा बच्चों, जिसकी वजह से वो सेल्स में स्वेलिंग आ जाएगी, सेल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी।
दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ बीटी टॉक्सिन। एनी डाउट क्लियर? क्लियर है भाई सबको, वेरी गुड, है ना। सोहल क्या कह रहा है भाई? हाँ बेटा, है ना। चलो, specific BT toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने आगे देख लिए थे। The choice of genes depends upon the crop। मैंने आपको बताया कौन सा जीन हमें क्रॉप में डालना है, वो डिपेंड करेगा कि उसको कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स डैमेज करते हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के क्राइजीन्स होते हैं जो अलग अलग तरह के बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जो इंसेक्ट स्पेसिफिक होते हैं बच्चों। The choice of genes depends upon the crop and the targeted pest, as most BT toxins are insect group specific. The toxin is coded by a gene CRY1SC named CRY. There are a number of them. For example, the proteins encoded by the genes. अब आपको क्या याद रखना है, कॉटन के अंदर जो अपन बीटी कॉटन बना रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से जीन्स यूज कर रहे हैं, CRY1SC एंड CRY2AB बच्चों, है ना, एक तो याद रखना है। और कॉर्न प्लांट के अंदर जो बीटी कॉर्न बना रहे हैं उसको कॉर्न बोरर इंसेक्ट खत्म करता है, डैमेज करता है, उसके अंदर जो हम जीन यूज कर रहे हैं दैट इज CRY1SB। तो उसको अपन अलग से लिख लेते हैं। जो बीटी कॉटन है अपना बच्चों, बीटी कॉटन के अंदर जो जीन्स यूज हो रहे हैं क्राइजीन्स, वो कौन कौन से हैं, CRY1AC एंड CRY2AB। ठीक है बच्चों। इसी तरह से फिर जो बीटी कॉर्न है जिसको कॉर्न बोरर डैमेज करता है कॉर्न प्लांट को, उसके अगेंस्ट हम बना रहे हैं बीटी कॉर्न। तो बीटी कॉर्न के अंदर जो क्राइजीन यूज हो रहा है दैट इज व्हाट बच्चों, CRY1AB, है ना। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन से क्राइजीन्स किसके अंदर, कॉटन के अंदर कौन से क्राइजीन्स यूज हो रहे हैं और कॉर्न के अंदर कौन से क्राइजीन्स यूज हो रहे हैं। ठीक है बेटा, अपने में इसलिए दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमारे में एल्कलाइन जो पीएच आता है वो इंटेस्टाइन्स में आता है, लेकिन उसके पहले एसिडिक पीएच कहां जाएगा, स्टमक के अंदर, जहां पर इस टॉक्सिन को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। तो एक्चुअली हमारे में जब तक एल्कलाइन पीएच को ये एक्सपोज होगा टॉक्सिन, उसके पहले ये टॉक्सिन ब्रेक डाउन, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन कहां चालू हो जाता है, हमारे स्टमक में। तो हमारे को ये फायदा मिल गया कि भाई हमारी गट में एल्कलाइन के पहले एसिडिक पीएच आता है, जिसकी वजह से ये टॉक्सिन पहले ही खत्म हो जाता है। तो ये जो बीटी क्रॉप से, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इंसेक्ट्स को है ना। अच्छा क्वेश्चन था सवाल का, वेरी गुड। ठीक, आई थिंक सॉल्यूशन भी मिल गया होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से हमने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाए, कैसे एक बायोपेस्टिसाइड। देखो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये किसका एग्जांपल हुआ, बायोपेस्टिसाइड का। लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद से हमने एक पेस्ट रेजिस्टेंट पेस्ट प्रोटेक्शन डेवलप कराया। इसी का एक और एग्जांपल कि कैसे हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं बच्चों। और इसमें अगेन हम वो टॉपिक देखेंगे जिसको मैंने देखा है कि पिछले 10 सालों में हर साल मैंने रिपीटर्स से भी पूछता हूं, रिपीटर्स छोड़ो टीचर्स से भी, क्योंकि मैं हेड रह चुका हूं बच्चों बायोलॉजी डिपार्टमेंट का 2 बड़े ब्रांच में, तो वहां पर डेमो भी लेने होते हैं, इंटरव्यूज भी लेने होते हैं टीचर्स के बार एकेडमिक डिस्कशन भी चलता है। मैंने ये पाया कि ये वो टॉपिक है जिसमें नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट टीचर्स को भी कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एक ऐसी टेक्निक आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक या आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक, जिसकी मदद से भी हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं। यहां पर हम क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं बच्चों निमेटोड पैरासाइट का, और ये निमेटोड पैरासाइट कौन सा है, मेलोडेगाइन इनकॉग्निटा। निमेटोड्स क्या होते हैं बच्चों, ऑलरेडी अपन पहले बात कर चुके हैं। निमेटोड्स राउंड वर्म्स को हम कहते हैं। ठीक है, ये एक तरह के वर्म्स हैं जो फाइलम एस्केलमिंथीज निमेटलमिंथीज को बिलोंग करते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज राउंड वर्म्स। ये फ्री लिविंग भी होते हैं लेकिन पैरासाइट्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी पैरासाइट के फॉर्म में मिलते हैं, प्लांट्स में भी पैरासाइट के फॉर्म में मिलते हैं। ये जो मेलोडेगाइन इनकॉग्निटा राउंड वर्म निमेटोड है बच्चों, ये मेनली प्लांट्स को डैमेज करता है, उसमें पर्टिकुलरली टोबैको प्लांट की रूट्स का इन्फेक्शन ये करता है। ठीक, हमने क्या करा, टोबैको की ऐसी वेराइटीज डेवलप करी टोबैको प्लांट की जो अब इस वर्म के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, इस पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। वहां पर जो हमने टेक्निक यूज करी बायोटेक्नोलॉजी की, वो कौन सी टेक्निक यूज करी बच्चों, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक यूज करी, जिसको हम आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक भी बोलते हैं। सिंपल वे में इसका कंसेप्ट समझाऊंगा और सिंपल वे में ही समझ के वैसे ही याद रखना, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्या कंसेप्ट है, आपने एक चीज तो देखी भी होगी, पढ़ी भी होगी, नोटिस भी की होगी। जब भी हम डीएनए की बात करें तो हम डीएनए की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, डबल हेलिक्स, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। कि डीएनए मॉलिक्यूल में यूजुअली इन जनरल आपको हमेशा 2 स्ट्रैंड्स हेलिकली कॉइल्ड मिलते हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। डीएनए शॉर्ट में बोलूं तो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड होता है। लेकिन यही चीज यदि हम आरएनए के
रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि आरएनए यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है बच्चों, है ना, ये सबको पता है। अब यूकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हमारी सेल्स भी आ गई बच्चों, प्लांट की सेल्स भी आ गई, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, नेचर ने इनको ऐसा बनाया, हमें ऐसे मैकेनिज्म्स दिए, ऐसे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस दिए हमारी सेल्स के अंदर, यदि हमारी यूकैरियोटिक सेल के अंदर किसी भी कारण से यदि कोई डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाए या आ जाए, तो हमारी सेल के अंदर ऐसे एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए स्ट्रैंड्स को तोड़ देंगे बच्चों, ठीक है, ब्रेक कर देंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया है। ये जो प्रॉपर्टी है, जहां पर जैसे कोई यूकैरियोटिक सेल किसी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को डिटेक्ट करती है तो उसके टुकड़े कर देती है। जब टुकड़े कर देगी उस आरएनए के, तो वो आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। मान लो कोई मैसेंजर आरएनए है ना, मैसेंजर आरएनए है बच्चों, हमें पता है मैसेंजर आरएनए के पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। यदि मान लो इस मैसेंजर आरएनए के साथ एक और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड जुड़ जाए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जुड़ जाए यहां पर, ये क्या बन गया बच्चों? एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, हमारी सेल इसको डिटेक्ट कर लेगी और डिटेक्ट करके क्या करेगी बच्चों? इसके टुकड़े कर देगी। अब इसके टुकड़े कर दिए तो ये जो शुरुआत में मैसेंजर आरएनए था, इसके भी टुकड़े हो गए एक तरीके से। क्या अब इससे जो प्रोटीन बनने वाला था वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो हमने क्या करा बच्चों, इस मैसेंजर आरएनए से आगे जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होकर प्रोटीन बनना था उसको इंटरफेयर कर दिया। इसलिए हमने क्या बोला? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। या हमने क्या करा, ये जो मैसेंजर आरएनए था, इससे जो प्रोटीन एक्सप्रेस होने वाला था, उस एक्सप्रेशन को साइलेंट कर दिया। इसीलिए एक और क्या नाम दिया इस टेक्निक को हमने? आरएनए साइलेंसिंग टेक्निक नाम दिया बेटा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, क्या कंसेप्ट है, आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। अब इसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं यहां पर वो देखते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, टोबैको प्लांट, जिनको हमें इस राउंड वर्म से बचाना है, मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा से, इसके अंदर हम पहले से कौन से जीन्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं बच्चों? ऐसे जीन्स को इनकॉर्पोरेट करते हैं जो इस राउंड वर्म के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाते हैं। ध्यान रखना मैं क्या समझा रहा हूं, प्रोटीन ऑफ वर्म। हम वो जीन डाल रहे हैं प्लांट के अंदर बच्चों, है ना, प्लांट के अंदर हम वो जीन्स डाल रहे हैं जो इस मिलेडोगाइन इनकॉग्निटा, जो पेस्ट है, जो इन क्रॉप्स को खराब करता है, इस वर्म के लिए इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाते हैं, डाल दिए। और इस तरह से, या वो जीन्स डालते हैं हम कि ये एक्चुअली क्या बनाएंगे, इनको इस तरह से हम बनाते हैं बच्चों, इन जीन्स को इस तरह से इनका जेनेटिक मेकअप होता है कि ये जीन्स जो वर्म के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी हैं, ये इन प्लांट्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या प्रोड्यूस करेंगे? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करेंगे। इसका मतलब अब हमने टोबैको प्लांट में ऐसे जीन्स डाल दिए हैं जिन जीन से इस वर्म के इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनते हैं जो इस वर्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसका मतलब इस जीन से वो मैसेंजर आरएनए भी बनते होंगे जो इस वर्म का प्रोटीन का एक्सप्रेशन रखते हैं, लेकिन वो यहां पर सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए ना बन के कैसे बन रहा है प्लांट के अंदर? अब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े बन रहे हैं, स्ट्रैंड्स बन रहे हैं बच्चों। अब ये वर्म इनके ऊपर फीड करेगा, टोबैको प्लांट के ऊपर फीड करेगा, रूट के ऊपर फीड करेगा बच्चों। जब फीड करेगा तो रूट की जो सेल्स है उनमें हम ऑलरेडी क्या बना चुके हैं? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये आरएनए क्या इंफॉर्मेशन रखते हैं? इस वर्म के इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन रखते हैं, यानी कि इस वर्म के मैसेंजर आरएनए का इनके अंदर एक्सप्रेशन है। एक सेंस स्ट्रैंड होगा, एक एंटी सेंस स्ट्रैंड होगा बच्चों, ये सब आप जानते हो थोड़ा बहुत बेसिक्स। तो अब जब ये वर्म इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को इंजेस्ट करेगा बच्चों, वहां पर इसकी गट में से स्मॉल जो स्ट्रैंड्स होंगे बच्चों, जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के, वो उसकी सेल्स के अंदर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने बनाए थे बच्चों, इन डबल स्ट्रैंडेड के छोटे छोटे टुकड़े, जिनको हम कहते हैं स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस बच्चों, क्या बोलते हैं हम? siRNAs, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के छोटे टुकड़े इन द फॉर्म ऑफ siRNAs, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनएस, किसके अंदर चले जाएंगे बच्चों? सेल्स ऑफ वर्म, है ना। वर्म भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है
जैसे ही ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए छोटे छोटे टुकड़े स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए इस वर्म की सेल्स के अंदर जाएंगे, इस वर्म की सेल्स के अंदर का जो मैकेनिज्म है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ज्यादा देर तक नहीं रहने देता, वो इन टुकड़ों को तोड़ेगा प्लस इनके स्ट्रैंड्स को अलग अलग कर देगा। जब ये स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे बच्चों, जो हमने डबल, तो इनमें से एक स्ट्रैंड तो, क्योंकि हमने वही जीन से ये स्ट्रैंड्स बनाए थे जो वर्म के इंपॉर्टेंट प्रोटीन या एमआरएनए बनाते हैं बच्चों, तो एक स्ट्रैंड तो एमआरएनए की जो कोडिंग होती है वो रखेगा और दूसरा इसका अपोजिट एंटीसेंस स्ट्रैंड होगा बच्चों। जो एंटीसेंस स्ट्रैंड है बच्चों, ये किसके साथ जाकर बाइंड कर जाएगा? ये जाकर बाइंड कर जाएगा बच्चों इस मेलिडोगाइन के एक इंपॉर्टेंट मैसेंजर आरएनए के साथ, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स की इस एंटीसेंस स्ट्रैंड के अंदर होगी। चाहे ये छोटा है, छोटे से पार्ट में जुड़ेगा, लेकिन जुड़ तो जाएगा मैसेंजर आरएनए के साथ। और जैसे ही वर्म के मैसेंजर आरएनए के साथ ये छोटे छोटे एंटीसेंस स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए जुड़ जाएंगे, जहां जहां भी जुड़ेंगे उसकी सेल डिटेक्ट कर लेगी, एंजाइम्स डिटेक्ट कर लेंगे और उसके मैसेंजर आरएनए को तोड़ देंगे बच्चों। तोड़ देंगे तो ये जो मैसेंजर आरएनए है वर्म का, इससे जो प्रोटीन बनने वाला था, जो वर्म के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए जरूरी था, वो नहीं बन पाएगा और वर्म मर जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम आरएनए इंटरफेरेंस को यूज कर रहे हैं। आया समझ में? नहीं आया? आरएनए इंटरफेरेंस इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजिंग है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। एक बार लेक्चर के बाद वापस जो मैंने अभी समझाया उसको ध्यान से सुनना, समझना, आपको आ जाएगा बच्चों, है ना? क्लियर है? ये जो टेक्निक है नेचुरली हमारी जो सेल्स है वो हमें कहां से, किस चीज से प्रोटेक्ट करती है इस टेक्निक की मदद से बच्चों? फ्रॉम वायरसेस, जिनमें आरएनए जीनोम होता है, पर्टिकुलरली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस जो होते हैं बच्चों, उनसे कुछ में होता है, उनसे हमें प्रोटेक्ट किया जाता है बाय दिस टेक्निक। प्लस कई बार डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जंपिंग जीन्स पढ़ते हैं बच्चों अपन, ट्रांसपोजोन्स वहां से भी डेवलप होते हैं, उनको भी ब्रेक करने का काम ये आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक करती है यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर। तो आरएनए इंटरफेरेंस एक बार पढ़ना बच्चों एनसीईआरटी से, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसके बाद आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से बच्चों हम बायोपेस्टिसाइड्स डेवलप कर रहे हैं, एक तरीके के हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। आगे बात समझ में? यहां पर आपको दो डायग्राम दे रखे हैं बच्चों, एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स हमें पता होने चाहिए, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ए वाले डायग्राम में आपको इन्फेक्टेड प्लांट दे रखा है, बी वाले डायग्राम में वो प्लांट दे रखा है जिसके अंदर हम जो निमेटोड स्पेसिफिक जीन्स हैं उनको डाल चुके हैं, यानी इसके अंदर आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक काम कर रही है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के 5 दिन बाद भी ये खत्म नहीं हुआ है, ये प्रोटेक्टेड है बच्चों, इसमें इन्फेक्शन कम हो गया है। ठीक है? सो दिस इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। टिल नाउ बहुत सारी चीजें हमने देख ली। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ व्हाट? इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन बच्चों। मेडिसिन के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज होता है वो देखते हैं। पानी पी लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट हो पूछ लेना बेटा। अभी तक जो आपने डाउट्स पूछे हैं सब क्लियर कर दिए हैं, यहां तक और भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो। चलो फील्ड ऑफ मेडिसिन में क्या क्या यूजेस है भाई, बायोटेक्नोलॉजी की कैसे यूज हो रही है? The recombinant DNA technological processes have made immense impact in the area of healthcare by enabling mass production of safe and more effective therapeutic drugs. Further, the recombinant therapeutics do not induce unwanted immunological responses. तो क्या क्या फायदे हो रहे हैं भाई बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? मास प्रोडक्शन हो रहा है, लार्ज स्केल पे ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सेफ एंड मोर इफेक्टिव मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये दो फायदे हो गए। तीसरा फायदा, हम ऐसी मेडिसिन डेवलप कर पा रहे हैं, ऐसी वैक्सीन डेवलप कर पा रहे हैं बच्चों जिनके अंदर क्या है? दे डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज, एलर्जिक रिएक्शंस कम हो रहे हैं। कई बार हम देखते हैं यदि हमने दूसरी स्पीशीज, दूसरे एनिमल्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स की मदद से कोई चीज वहां से डिराइव करी है, फॉर एग्जाम्पल अब तो ह्यूमन इंसुलिन, जेनेटिकली डेवलप्ड ह्यूमन रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल है, उसके बारे में आगे बात करेंगे बच्चों पर, है ना। लेकिन उसके पहले हम पोर्क इंसुलिन यूज कर रहे थे, सुअर का इंसुलिन यूज करते थे डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट में। क्यों? क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस हमारे इंसुलिन से काफी ज्यादा होती थी, लेकिन 100% आइडेंटिकल तो वो भी नहीं था। और इस कारण से क्या होता था, जब पोर्क इंसुलिन को यूज किया जाता था बच्चों फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, इनफैक्ट अभी भी कई बार किया जाता है, तो एलर्जी होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसको एज अ फॉरेन सब्सटेंस के बाद डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अब
जेनेटिक मॉडिफिकेशन की मदद से या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसी ड्रग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जिनमें हम ह्यूमन जीन्स को यूज कर रहे हैं, ताकि उनसे बनने वाला जो प्रोडक्ट हो वो पूरी तरह से हमारे लिए इनर्ट हो, हमारा इम्यून सिस्टम उसको सेल्फ माने और उसके अगेंस्ट कोई इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स या एलर्जी प्रोड्यूस नहीं करे बच्चों। ठीक है ना? ठीक है। क्या डाउट है भाई सोहेल का? सर तोड़ना ही क्यों है, डबल स्ट्रैंडेड मैसेंजर को तो वैसे भी ट्रांसलेशन होता है। तो बेटा अभी जो डबल स्ट्रैंडेड है वो तो प्लांट से इंट्रोड्यूस हुआ है ना, इंसेक्ट के वर्म के अंदर। वो डबल स्ट्रैंड के टुकड़े हैं जो हमने प्लांट, जो जीन प्लांट के अंदर डाला था उससे बने हैं। निमेटोड के अंदर उसका खुद का मैसेंजर आरएनए तो बना है ना। हमने क्यों डाला ये सारा कार्यक्रम करा क्यों? कि हमने जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े प्लांट के थ्रू, प्लांट के माध्यम से इस वर्म के अंदर पहुंचाए हैं। इन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़ों में से एक स्ट्रैंड तो वो कोडिंग रखेगा, वो जेनेटिक मेकअप रखेगा जो वर्म का खुद का मैसेंजर आरएनए, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी। लेकिन हर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में एक स्ट्रैंड ऐसा होगा जो वर्म के मैसेंजर आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रखेगा ना। जिसके सेल वर्म के सेल में जाते हैं, ये जो हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए उसके सेल के अंदर पहुंचाए, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे एंजाइम्स की वजह से। उसकी सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को एक साथ नहीं रहने देती। और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो किसके साथ जाकर जुड़ेगा? वर्म के जो इंपॉर्टेंट, जो मेन मैसेंजर आरएनए, पूरा मैसेंजर आरएनए, उसकी जहां जहां उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल वहां जाकर अटैच हो जाएगा और उसकी वजह से उसका मैसेंजर आरएनए टूटेगा वर्म का, तभी तो वर्म का प्रोटीन बनाना रुकेगा ना। कुल मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, वर्म का जो सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर आरएनए बन रहा था उसको हम डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द प्लांट। अब आया नहीं आया समझ में सोहल? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा, है ना? यही डाउट एक्चुअली रहता है बच्चों को। तो ये फायदे हैं बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्स। एट प्रेजेंट हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से करीब 30 प्रोडक्ट्स ऐसे बना चुके हैं, थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स ट्रीटमेंट के लिए, जो ह्यूमंस यूज कर रहे हैं बच्चों ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में इनमें से 12 प्रोडक्ट्स को अभी तक परमिशन मिल चुकी है मार्केटिंग के लिए, यूज के लिए बच्चों, है ना? इनमें से जो इंपॉर्टेंट रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स हैं उनकी लिस्ट लेकर आया हूं, वो अभी हम आगे देखेंगे। जो जो आपको याद रखने हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और किस किस बीमारी में वो काम में आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की बात करेंगे सबसे पहले। यहां पर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां पर आता है बच्चों। पहले आपको समझा देता हूं फिर फटाफट बात हो जाएगी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, पोर्क और बीफ इंसुलिन काफी हद तक काम आता था बच्चों। उसमें स्लॉटर्ड कैटल्स और पिग्स जो होते थे उनके पेनक्रियास से डिराइव्ड इंसुलिन को हम पहले यूज करते थे डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए इन ह्यूमंस। लेकिन एलर्जिक रिएक्शंस काफी थे, इफेक्टिविटी उतनी नहीं थी। फिर क्या हुआ बच्चों, अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, उस अमेरिकन कंपनी ने ह्यूमन इंसुलिन डेवलप किया बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और उसको नाम दिया क्या? ह्यूमुलिन। क्या नाम दिया बच्चों? ह्यूमुलिन। लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, जो मैं एडिशनल पॉइंट्स लाया हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग याद रख लो ह्यूमुलिन। कैसे करा बच्चों? जो मैच्योर फंक्शनल इंसुलिन होता है बच्चों, उसके अंदर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, ए चेन एंड बी चेन बच्चों। जो ए चेन होती है उसके अंदर 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो बी चेन होती है बच्चों उसके अंदर 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी हुई होती है। ये एक मैच्योर यानी कि फंक्शनल इंसुलिन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक। लेकिन जब ये हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है पेनक्रियास के अंदर, तो शुरुआत में क्या होता है बच्चों, इसमें 3 स्ट्रैंड्स होते हैं, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। कैसे होती है? एक तो हो गई ए चेन, है ना, दूसरी हो गई बी चेन, ये ए चेन ये बी चेन। लेकिन इन दोनों के बीच में बच्चों एक तीसरी चेन भी होती है जब इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसको हम कहते हैं सी पॉलीपेप्टाइड चेन। जब ये बन रहा होता है नेचुरली, जब ये हमारी बॉडी में बनता है, ठीक, जब ये तीनों चेन्स, तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ी हुई होती है, इसको हम नाम देते हैं बच्चों प्रो इंसुलिन। क्या नाम देते हैं? प्रो इंसुलिन। ये इमेच्योर इंसुलिन है, नॉन फंक्शनल है, इनएक्टिव है, ये अभी हार्मोन का काम नहीं कर पाएगा जो इंसुलिन का काम होता है। फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, बाद में ये जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको यहां से हटा दिया जाता है और सिर्फ ए और बी चेन रह जाती है जो आपस में जुड़ जाएगी बच्चों। इस तरह से हमारी बॉडी में नेचुरली फंक्शनल इंसुलिन बनता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सी पॉलीपेप्टाइड चेन का काम क्या है बच्चों। एक्चुअली होता क्या है, ये जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन है शुरुआत में क्या होगा, ये जो तीनों चेन है बच्चों ये कैसे है, देखो, ए चेन, सी चेन,
सी बीच में होगी हमेशा, ध्यान रखना, और फिर बी चेन, है ना। अब हम क्या चाहते हैं, यदि फंक्शनल इंसुलिन बनना है तो उसके लिए ए और बी आमने सामने आए। जब तक ये आमने सामने नहीं आएंगे, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे, जैसे अपन ने यहां बना रखे हैं, और जब तक ए और बी के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बनेंगे तब तक ये फंक्शनल इंसुलिन नहीं बनेगा। तो ये जो सी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है बच्चों, इसका काम होता है, ये क्या करती है, बेंड होती है और इन दोनों को आमने सामने, ऐसे बेंड होने के बाद आमने सामने ले आएगी इन दोनों को। जब ये आमने सामने आ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे, और ये यहां से अलग हो जाएगी, फंक्शनल इंसुलिन बन जाएगा। ये तो नेचुरल प्रोसेस हो गया इंसुलिन को बनाने का बेटा, है ना। अब जो अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई काम के तो दो ही पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो मैच्योर इंसुलिन है उसमें तो ए चेन और बी चेन है, तो हम सिर्फ यदि इन चेन्स को बना लें और इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़वा दें तो फंक्शनल इंसुलिन बन जाएगा, वो भी पर्टिकुलरली ह्यूमंस का। तो उन्होंने ह्यूमंस के पेनक्रियाज से हमने वो जीन्स एक्सट्रैक्ट करे सेल से जो इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने सिर्फ वही दो जीन्स लिए, वही पर्टिकुलर जीन्स लिए जो ए चेन और बी चेन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सी चेन वाला नहीं लिया, है ना। ई कोलाई बैक्टीरिया को यहां पर हमने यूज किया जीन क्लोनिंग के लिए, वहां पर ए जीन और ए चेन और बी चेन के लिए जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है इसलिए वर्बली बता रहा हूं, इनकी मदद से हमने ए चेन और बी चेन बनाई बच्चों, ठीक है। वहां से एक्सट्रैक्ट करा ये प्रोटीन हमने एक मीडियम में, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के फॉर्मेशन को हमने प्रमोट किया, फैसिलिटेट किया और फंक्शनल इंसुलिन बना। अब ये इंसुलिन बिल्कुल ह्यूमन इंसुलिन के आइडेंटिकल कॉपी था, इसमें किसी तरह का कोई इम्यूनोलॉजिकल एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस नहीं थे, ज्यादा इफेक्टिव भी था बच्चों। नाम क्या दिया एली लिली कंपनी ने, ह्यूम्यूलिन। आगे बात समझ में, इस तरह से फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ, जो धड़ल्ले से आज की तारीख में ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होता है। एक अपने आप में बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं बच्चों, एक इनोवेशन रहा है, एक प्रोडक्शन रहा है इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं थ्योरी, अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। यहाँ पे देखो आपको बता रखा है प्रो इंसुलिन, इसमें जो ब्लू कलर से आपको बता रखी है एनसीईआरटी, दिस इज द ए पॉलीपेप्टाइड चेन, ग्रीन वाली बी पॉलीपेप्टाइड चेन, और बीच में आप देखो प्रो इंसुलिन में एक और चेन है, दैट इज द सी चेन, है ना। दिस इज द ए चेन, दिस इज द सी चेन, दिस इज द बी चेन, है ना। सी चेन बाद में अलग हो गई, कट गई यहां से, दिस इज द सी फ्री सी पेप्टाइड, और ए और बी पॉलीपेप्टाइड आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की मदद से यहां पर जुड़ गए हैं बच्चों, दिस इज फंक्शनल इंसुलिन, है ना। अब एक बार देख लेते हैं, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स, पहले उनसे लिया जाता था बच्चों। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स दो कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप, एलर्जी डेवलप हो जाती थी कई पेशेंट्स के अंदर। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी होती है बच्चों, सारा समझा दिया है मैंने, that are linked together by डाइसल्फाइड ब्रिजेस से जुड़ी हुई होती है। इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस यदि हम बात करें, इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो हार्मोन, हमारे अंदर और बाकी के मैमल्स में ये एक प्रो हार्मोन यानी कि प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, इमेच्योर फॉर्म में पहले बनता है बच्चों, बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन व्हिच कंटेन्स इमेच्योर फॉर्म में, प्रो फॉर्म में ये क्या कंटेन करता है, सी पेप्टाइड चेन भी इसके अंदर होती है बच्चों। दिस सी पेप्टाइड चेन, इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया जो एनसीईआरटी में नहीं था, सी पेप्टाइड की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है पहले होना बच्चों। This C-peptide is not present in the mature insulin and is removed during maturation into insulin. The main challenge for production of insulin using recombinant DNA techniques was getting insulin assembled into a mature form. ईयर हमें याद रखना है 1983 में एली लिली कंपनी ने इसको बनाया था बच्चों, तो ईयर को मार्क कर लो भाई, ठीक है। एली लिली कंपनी मार्क कर लो भाई। So in the year 1983, Eli Lilly, an American company, prepared two DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmids of E. coli के अंदर हमने जीन क्लोनिंग कराई to produce insulin chains. Chains A and B were produced separately, extracted and combined by creating disulfide bonds to form human insulin. सिंपल, इजी, है ना। समझने के बाद देखो सारी चीजें बहुत इजी लगने लग जाती है, ये नहीं समझो तो फिर समस्या हो जाती है। रुको बच्चा, एक हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है। जस्ट अ मिनट, एक इंपॉर्टेंट कॉल कर लूँ भाई हॉस्पिटल में।
हाँ पेशेंट आएगा ना मुझे भी। चलो भाई आगे बात करते हैं हम जीन थेरेपी। दूसरा एक ऐसा एरिया जो इस समय हम मेडिकल के फील्ड में काफी काम में ले रहे हैं बच्चों, क्योंकि कई बीमारियां डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होती है। डिफेक्टिव जीन्स जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, या कई बार म्यूटेशंस की वजह से भी कई जीन्स में डिफेक्ट पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर्स डेवलप हो रहे हैं, कई बीमारियां डेवलप हो रही है, कई जेनेटिक डिसऑर्डर्स डेवलप हो रहे हैं। जीन थेरेपी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? हम डिफेक्टिव जीन को हेल्दी यानी कि नॉर्मल फंक्शन जीन से रिप्लेस करते हैं बच्चों, सिंपल। ठीक है, तो जीन थेरेपी के बारे में बात करते हैं। If a person is born with a hereditary disease, can a corrective therapy be taken for such a disease? है ना? Gene therapy is an attempt to do this. जैसा भी मैंने आपको बताया, gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. Here genes are inserted into a person's cells and tissues to treat a disease. यदि हम डिफेक्टिव जीन को एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही रिप्लेस कर दें तो वो ज्यादा बेटर है। कारण यदि एम्ब्रियोनिक लाइफ में रिप्लेस कर देंगे तो बाद में जितनी भी सेल्स बनेगी उस बच्चे के अंदर आफ्टर बीइंग एन अडल्ट, उन सभी के अंदर हेल्दी जीन होगा। आप लेट रिप्लेस करोगे तो सारी सेल्स के अंदर रिप्लेस करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा बच्चों। तो इसीलिए जो जीन थेरेपी की जाती है प्रेफरेबली कब की जाती है? इन द वेरी अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, जब सारी सेल्स स्टेम सेल्स होती है, उनके अंदर यदि आपने जीन थेरेपी कर दी सक्सेसफुली तो बाद में बॉडी की हर सेल के अंदर आपको हेल्दी एंड इफेक्टिव जीन मिलेगा। ठीक है ना? अब बेटा डाउट्स थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखो, है ना। डाउट क्लास भी आप लोगों के लिए शेड्यूल की जा रही है, सैटरडे को रहेगी डाउट क्लास। तो क्योंकि बार बार फ्लो टूटेगा भी अपना, तो एक बार आप पूरा पढ़ लो, फिर अपन डाउट के बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से जीन थेरेपी एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसलिए लिखा है एनसीईआरटी ने कि भी हम या तो चाइल्ड में या एम्ब्रियो में इसको प्रेफर करते हैं। करेक्शन ऑफ अ जेनेटिक डिफेक्ट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ अ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल और एम्ब्रियो टू टेक ओवर द फंक्शन एंड कंपनसेट फॉर द नॉन फंक्शनल जीन। तो जो खराब जीन है उसको हम एक हेल्दी जीन से रिप्लेस करते हैं जीन थेरेपी में, सिंपल। यहां पर जो एग्जांपल दिया हुआ है आपको जीन थेरेपी का, वो दे रखा है बच्चों की पहली बार फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी किसकी की गई थी? एक 4 साल की बच्ची की गई थी बच्चों, जिसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी थी। ये एक एंजाइम होता है बच्चों जो टी और बी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए जरूरी होता है। इतना आप सब जानते हो, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ब्लड भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वहां भी मैंने आपको बताया था कि जो लिम्फोसाइट्स होती है बच्चों, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज, ये हमारी इम्यूनिटी यानी कि डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सॉरी, तो ये जो लिम्फोसाइट्स होती है दो तरह की होती है, बी और टी लिम्फोसाइट्स। एक ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है बच्चों। तो ये जो लिम्फोसाइट्स होती है फॉर्मेशन और मैच्योरेशन के लिए ये एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम जरूरी होता है। यदि किसी के अंदर ये डेफिशिएंट है तो दोनों ही तरह की इम्यूनिटी जो होती है बच्चों, फिर वो चाहे ह्यूमरल इम्यूनिटी हो जिसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, या जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसमें टी लिम्फोसाइट्स मेन रोल प्ले करती है, दोनों ही वीक हो जाती है और इंसान को तरह तरह की बीमारियां, इंफेक्शंस होने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ वीक इम्यूनिटी, वीक डिफेंस मैकेनिज्म। ये जो बीमारी है जो एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होती है, जिसमें वीक इम्यूनिटी होती है, इसको हम SCID कहते हैं, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, SCID। इसके बारे में बात करूंगा वापस से ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर के अंदर बच्चों। तो इस SCID से पीड़ित एक बच्ची थी, 4 साल की बच्ची। 1990 में पहली बार इसमें जीन थेरेपी हमने ट्राई की इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। क्या होता है इसके अंदर? एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी। जब तक ये जीन थेरेपी नहीं की गई थी तब तक क्या ट्रीटमेंट था भाई इस बीमारी का? या तो हम बार बार पेशेंट के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम के इंजेक्शंस देते रहे, इट वाज अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट, बार बार देना पड़ता है। जीन थेरेपी भी जब स्टार्ट की गई बच्चों पहली बार, तो यहां पर ये कंप्लीटली क्यूरेटिव जीन थेरेपी नहीं थी। कारण इस बच्ची में से कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड निकाला गया, उसमें से कुछ WBCs एक्सट्रैक्ट की गई और उन पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स के अंदर, कुछ पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स के अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज जीन को हमने इम्प्लांट करा, जिससे ताकि उनके अंदर एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम का प्रोडक्शन होने लग जाए। लेकिन अगेन क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइफ स्पेन होता है WBCs का, लिम्फोसाइट्स का भी, तो वो जो लिम्फोसाइट जिनके अंदर हमने एक हेल्दी जीन डाला था एडिनोसिन डीएमिनेज का, वो एक समय के बाद तो खत्म होगी। ठीक है, तो हमें बार बार ये जीन थेरेपी करनी पड़ती थी शुरुआत में। बाद में जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, अब हम जीन थेरेपी कब कर देते हैं? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर देते हैं, ताकि लाइफ लॉन्ग एक तरह का क्यूरेटिव ट्रीटमेंट इंसान को मिल जाए। तो आपको एग्जांपल याद रखना है कि फर्स्ट जीन थेरेपी SCID
सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज वाली एक बच्ची में की गई, 4 साल की बच्ची थी। कब की गई? 1990 में की गई। क्या होता है इस डिजीज में? एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी होती है बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर है ना? अभी आपकी जो दोनों तीनों डाउट्स हैं लास्ट में अपन डील कर लेंगे। केशव का डाउट है कि सर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप कैसे किसी जीन डिफेक्ट को पता करोगे, वो तभी आगे आ जाएगा। जो अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें यही देखने वाले हैं कि हम कैसे पता करते हैं। जैसे कैंसर्स में भी क्या होता है? जीन म्यूटेशन है ना, डिफेक्ट में भी जनरली म्यूटेशंस होते हैं। यदि हम अर्ली स्टेज में जीन म्यूटेशंस को पता कर लें तो हम अर्ली स्टेज में उनको ट्रीट कर सकते हैं। कैसे किया जाता है वो यहाँ पर अभी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के अंदर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ जो बच्चों हमें दे रखा है वो जीन थेरेपी के ऊपर है, पूरा मैंने आपको समझा दिया है। यूजुअली जो यहाँ पर हम एंट्री करवाते हैं बच्चों जीन्स की, कैसे करवाते हैं? यहाँ पर हम वेक्टर्स यूज करते हैं अगेन, और एनिमल्स के अंदर ऑलरेडी मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, एनिमल्स में जो वेक्टर्स यूज होते हैं वो रेट्रोवायरसेस होते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर भी जो एडीए डेफिशिएंसी के लिए जीन थेरेपी की गई थी वहां पर जो रेट्रोवायरल वेक्टर यूज किया गया था फॉर द एंट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA। ठीक है, आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो अभी केशव ने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा अभी आपको। ठीक है, सोहल का जो क्वेश्चन है उसको अपन अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी। अभी जो आपने बोला कि सर अर्ली डायग्नोसिस बहुत जरूरी होता है, यदि हमें जीन डिफेक्ट अर्ली स्टेज में पता कर लें तो ही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कैसे वो अभी देखेंगे अपन। यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, जो जनरली जांच होती है खून की और पेशाब की, उससे हम अर्ली स्टेजेस में किसी डिजीज को डायग्नोस नहीं कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, आज की तारीख में अर्ली डायग्नोसिस के लिए कुछ टेक्निक्स है, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ही बेटा। इसके अलावा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था उसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं कि डिजीजेस फॉर एग्जांपल एचआईवी एड्स है ना, एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ किसी में, कई बार क्या होता है जब तक उसका पर्टिकुलर नंबर, वायरस एक मिनिमम नंबर में जब तक मल्टीप्लाई नहीं कर लेता है, हम उसको जो हमारी रूटीन इन्वेस्टिगेशन से उनसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। इनफैक्ट एलिसा भी कई बार उसको इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं, पीसीआर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। हम पीसीआर की मदद से जो सैंपल है पेशेंट का जिसमें हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसको एचआईवी इन्फेक्शन हो सकता है, जीन एम्प्लीफिकेशन करवाएंगे। यदि उसमें एचआईवी का न्यूक्लिक एसिड होगा तो वो एम्प्लीफाई हो जाएगा बच्चों। तो अर्ली स्टेज में कम न्यूक्लिक एसिड मटेरियल भी होगा तो एम्प्लीफिकेशन करवाकर हम उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस में यूज कर रहे हैं पीसीआर को। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर लिंक डिपेंडेंट होता है कंसेप्चुअली बच्चों। क्या करते हैं इसमें, मान लो मुझे किसी एंटीजन को डिटेक्ट करना है तो मैं उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी उसके साथ जो बाइंड करती है उसके साथ किसी ऐसे एंजाइम को बाइंड कर दूंगा जो यदि मीडियम में कोई एक केमिकल है तो उसके ऊपर एक्ट करके कलर प्रोडक्ट बनाता है। तो सैंपल में हम वो केमिकल भी ऐड कर देंगे जिस पर एक्ट करके जो हमने एंटीबॉडी से एंजाइम टैग कर दिया था, प्रोब जोड़ दिया था, वो कलर प्रोडक्ट बनाता है। यदि सैंपल में एंटीजन हुआ तो एंटीबॉडी उससे बाइंड करेगी, एंटीबॉडी से एंजाइम जुड़ा हुआ है, एंजाइम मीडियम में प्रेजेंट केमिकल पे एक्ट करेगा और एक पर्टिकुलर कलर आ जाएगा जिससे ये श्योर हो जाएगा कि जिस एंटीजन को हम डिटेक्ट कर रहे थे वो उस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। ये एलिसा का कंसेप्ट होता है, प्रिंसिपल होता है। एलिसा का फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए बच्चों, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे ये आपसे पूछा जाता है ना, याद रखना। ये कुछ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है जिनसे अर्ली स्टेजेस में हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों वो एक तो पीसीआर है इन द ट्रीटमेंट इन द डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शंस हम कह सकते हैं, पर्टिकुलरली एचआईवी के फील्ड में बहुत काम में आ रहा है। और दूसरा हम देखेंगे कैंसर्स में अर्ली म्यूटेशंस को हम कैसे डायग्नोस करते हैं बच्चों। पहले हम बात करेंगे पीसीआर की। प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन like bacteria, viruses, etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. By this time, the concentration of pathogen is already very high in the body. जनरली क्या होता है जब तक हम डायग्नोसिस करते हैं तब तक मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजन बहुत ज्यादा हो चुका होता है बेटा। However, very low concentration of a bacteria or virus at a time when the symptoms of the disease are not yet visible can be detected. यदि हम पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड को यानी कि जेनेटिक मटेरियल को जब उसका नंबर बहुत कम है पेशेंट के अंदर, उस समय पीसीआर की मदद से एम्पलीफाई कर लें तो बहुत इजीली अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, हाउएवर वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ अ बैक्टीरिया और वायरस एट अ टाइम, जब सिम्टम भी डेवलप नहीं हुए, लक्षण भी नहीं आए हैं डिजीज के, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर। आगे बात समझ में, पीसीआर इज नाउ रूटीनली यूज्ड to detect HIV in suspected AIDS patients. It is being used to detect mutations in genes in suspected cancer patients too. It is a powerful technique to identify many other genetic disorders. अब यहां पर हम प्रोब की बात करेंगे बच्चों।
कैसे प्रोब को यूज करके, रेडियो एक्टिव प्रोब को यूज करके हम अर्ली स्टेजेस में जीन डिफेक्ट्स और म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। कंसेप्ट समझना पहले, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी तो आ जाएगी समझ में, यदि कंसेप्ट समझ में आ गया तो। सपोज करो बच्चों कोई पर्टिकुलर जीन है ना, उसके अंदर म्यूटेशन आ गया। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है सिंपल वे में यदि हम समझे तो, म्यूटेशन का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट, या तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, डिलीशन हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, मतलब कुल मिलाकर वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अब उसमें नहीं है जो होनी चाहिए थी। मान लो यहां पर अपन मेंशन कर देते हैं, यहां पर एक न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ गया है इस जीन की एक डीएनए स्ट्रैंड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यदि हम बाहर से एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डालें, है ना, ये जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है जिसमें हमें म्यूटेशन को डिटेक्ट करना था कि भी इसमें म्यूटेशन हुआ है नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, इसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डालेंगे बाहर से। ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है इसके साथ हमने किसको अटैच कर दिया है बच्चों, इसके साथ हमने एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप को अटैच कर दिया है, जिसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी जो फिल्म होती है बच्चों, रेडिएशन प्लेट, वहां पर अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रेडियोग्राफी को, रेडियो एक्टिविटी को हमने, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा जेनेटिक मटेरियल डीएनए स्ट्रैंड जिसके साथ हमने एक रेडियो आइसोटोप को अटैच कर दिया बच्चों, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल को अटैच कर दिया, इसको हम कहेंगे प्रोब, है ना। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो हमने हेल्दी, जो नॉर्मल डीएनए स्ट्रैंड था, जीन था, उसमें जो एक सही न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस थी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड हमने प्रोब बनाकर डाला है, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल अटैच करके डाला है, ये इसके साथ तभी बाइंड होगा जब इसको एग्जैक्टली इसकी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इस जीन के अंदर मिलेगी, इस डीएनए स्ट्रैंड में मिलेगी। लेकिन यदि कहीं पर भी म्यूटेशन हुआ है तो इसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा, और चेंज आ जाएगा तो हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स डाले थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ टैग करके, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग नहीं शो करेगा, एक डबल हेलिक्स नहीं बनाएगा बच्चों। अब जब ये यहां पर अटैच नहीं हो रहा तो एक्चुअली हमें वही जीन्स ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट के ऊपर दिखेंगे जिनके साथ ये प्रोब अटैच हुआ है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो इसी के अंदर है। तो मान लो हमने अलग अलग जीन्स के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स डाले थे, जो जीन्स हमें ऑटो रेडियोग्राफी करने पर दिख गए हैं, इसका मतलब वो सारे जीन्स नॉर्मल है, क्योंकि उनमें म्यूटेशन नहीं था तो हमारा प्रोब उनके साथ जाकर जुड़ गया। जो पर्टिकुलर जीन हमें ऑटो रेडियोग्राफी करने पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर जीन के साथ हमारा प्रोब जाकर अटैच नहीं हुआ। इसका मतलब उस पर्टिकुलर जीन के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, उस पर्टिकुलर जीन के अंदर म्यूटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर? ठीक है, सोहल ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में यदि हम जीन थेरेपी कर दें तो वो परमानेंट क्योर हो जाएगी, है ना, क्योंकि तब स्टेम सेल्स होती है, फिर पूरी बॉडी में हेल्दी जीन होगा। आगे बात समझ में, अब एक बार थ्योरी पढ़ सकते हैं अपन। अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन अ क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, यदि म्यूटेटेड जीन है कहीं पर भी, इट विल नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। क्यों अपीयर नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ हमारा प्रोब बाइंडिंग शो नहीं करेगा बच्चों। इस तरह से हम म्यूटेटेड या डिफेक्टिव जीन्स को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसको हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक, इसको आप कह सकते हो। यहाँ पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए हम यूज करते हैं, डिपेंडिंग कि हमें क्या डिटेक्ट करना है। एलिसा मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, इसका पूरा कंसेप्ट अभी आपको समझा दिया था। किसके ऊपर बेस्ड है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर ये बेस्ड होता है बच्चों। तो इस तरह से जो दोनों फील्ड्स थे बेटा, एग्रीकल्चर और मेडिसिन का फील्ड्स, इसमें हमने मेनली बातें कर ली कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या एप्लीकेशंस और क्या यूज होते हैं। लास्टली यदि हम मेडिसिन के फील्ड में और बात करना चाहें बच्चों, तो शुरुआत में ही मैंने आपको बोल दिया था कि यदि कोई मेडिसिन हमने हमारे यूज के लिए बनाई है, कोई वैक्सीन हमारे लिए बनाई है, पहले उसकी सेफ्टी और एफिकेसी, वो सेफ है या नहीं है और इफेक्टिव है या नहीं, दोनों चीजें चेक करनी पड़ती है, जिसके लिए यूजुअली हम एनिमल्स को यूज करते हैं। और ये भी मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि जब उनके अंदर हमें टेस्टिंग करनी है तो हमें वो कंडीशन भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी सॉरी, या वो डिजीज भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिस डिजीज के लिए हमने वो दवाई या वैक्सीन बनाई है। तो हमें उनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स होते हैं जिनको हम हमारे फायदे के लिए काम में ले रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स।
और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो एक तो ये पूछा जाता है आपसे कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब क्या होता है बेटा, ठीक। तो एनिमल्स दैट हैव देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा और फॉरेन जीन आर नोन एज। यदि हम बाहर से कोई जीन डाल रहे हैं किसी एनिमल के अंदर, उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल बोलेंगे बच्चों। तो डेफिनेशन को अपन हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि पूछी जाती है, और स्टार भी मार्क कर लो। फिर बहुत सारे एनिमल्स हम बना चुके हैं ट्रांसजेनिक के फॉर्म में, चाहे वो ट्रांसजेनिक रेट्स हो बच्चों, रैबिट्स हो, पिग्स हो, शीप हो, काउज हो, फिश हो। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हम हमारे पर्पस के लिए यूज में ले रहे हैं, टेस्टिंग में यूज में ले रहे हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अत्याचार किसके ऊपर हो रहा है? सबसे ज्यादा अत्याचार बेचारे चूहों के ऊपर हो रहा है बेटा। जो चूहे हैं, है ना, जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनमें से 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम कौन से यूज कर रहे हैं? चूहे। सबसे ज्यादा मॉडिफिकेशन चूहों के अंदर कर रहे हैं हम। Why are these animals being produced? ये मैंने बता दिया टेस्टिंग के लिए बच्चों। How can man benefit from such modifications? Let us try and explore some of the common reasons. क्या क्या काम में आ रही है ट्रांसजेनिक एनिमल्स? नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, है ना। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड। यदि हमें किसी पर्टिकुलर जीन की फंक्शनिंग को स्टडी करना है तो हम उस जीन को एनिमल के अंदर डाल के स्टडी कर सकते हैं बच्चों, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर बच्चों। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर क्या है बच्चों? जो मान लो कोई भी चोट लगी, हमें कोई भी डैमेज हुआ, तो हमारी बॉडी में जो हीलिंग प्रोसेस होता है वहां पर कई तरह के ग्रोथ फैक्टर्स काम करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेटलेट से मिलता है बच्चों। इसी तरह से इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स भी, इंसुलिन भी कहीं ना कहीं एनाबोलिक इफेक्ट शो करता है। और बच्चों इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो हीलिंग में ज्यादा हेल्प करते हैं, अर्ली हीलिंग में मदद करते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं बच्चों। तो इंसुलिन खुद एनाबोलिक इफेक्ट शो करता है, और हमने देखा है कि इंसुलिन के जैसे ग्रोथ फैक्टर्स भी हीलिंग को प्रमोट करते हैं। अब यदि हमें देखना है कि वो जीन्स जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो एनाबॉलिक इफेक्ट शो करते हैं, वो किस तरह से हीलिंग को प्रमोट करते हैं, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे जीन्स जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स या फिर दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स लाइक प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, इनको एक्सप्रेस करते हैं, इनको कोड करते हैं, इनको यदि हम एनिमल के अंदर डालें तो हम इनकी फिजियोलॉजी को, फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं बेटा। By introducing genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effects that result, information is obtained about the biological role of the factor in the body. सिंपल सा एक एग्जांपल दिया है तो आप यहाँ पर मार्क कर लो, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स या इस तरह के जो दूसरे ग्रोथ फैक्टर्स या जो भी अलग अलग मॉलिकुलर एनालॉग्स हमारी बॉडी में डेवलप हो रहे हैं, जिनका हमारी बॉडी की हीलिंग में, डिजीज कंट्रोल में, फिजियोलॉजी में रोल होता है, कुछ भी हो सकता है वो, उसकी स्टडी हम उस पर्टिकुलर चीज को बनाने वाले जीन को ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर डाल के स्टडी कर सकते हैं। स्टडी ऑफ डिजीज, जैसा मैंने आपको बताया था, हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से चाहे तो पर्टिकुलर डिजीज का प्रोडक्शन भी कर सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर, और फिर उसको स्टडी कर सकते हैं बच्चों। Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. These are specially made to serve as models for human diseases so that investigation of new treatments for diseases is made possible. Today transgenic models exist for many. तो हमने अलग अलग डिजीजेस के ट्रांसजेनिक मॉडल्स बना लिए हैं। जिस पर्टिकुलर कैंसर का ट्रीटमेंट स्टडी करना है, हमने वो कैंसर जानबूझकर एनिमल्स के अंदर इंड्यूस कर दिया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने इंड्यूस कर दिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमने इंड्यूस कर दिया है, अल्जीमर डिजीज हमने इंड्यूस कर दिया है ना। तो इसमें अब भी मोटा मोटा बता देता हूँ, कैंसर सब जानते हो बच्चों। सिस्टिक फाइब्रोसिस में इंक्रीज सिक्रीशंस होते हैं बेटा गट के अंदर, गट इंटेस्टाइन से, जीआईटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है बच्चों ये। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, यहाँ पे जॉइंट्स में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन वगैरह आ जाता है। अल्जीमर्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जहां पर याददाश्त कमजोर हो जाती है बच्चों, है ना। तो इन सबके ट्रांसजेनिक मॉडल्स हम बना चुके हैं और स्टडी कर रहे हैं बच्चों। फिर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए, ये तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं कि अपन डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर भी टेस्ट भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी करा, दोनों चीजें बच्चों। तो medicines required to treat certain human diseases can contain biological products, but such products are often expensive. To make transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of DNA or genes which code for a particular product, such as human protein, alpha-1 antitrypsin. तो कई जैसे अपन माइक्रोब्स के यूज करते हैं बच्चों फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स और प्रोडक्ट्स, वैसे ही हम एनिमल्स को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो एक एग्जांपल दिया है कि इंपॉर्टेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन हम कर रहे हैं विद द यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये क्या है? अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जो एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम में आता है। चैनल पे ऑलरेडी एम्फाइसीमा को लेकर डिटेल्ड वीडियो में डाल चुका हूं बच्चों, आप लोग देख लेना। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का रोल मैंने वहां भी बताया, शॉर्ट में भी बता देता हूं। एक्चुअली अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन एक ऐसा प्रोटीन है जो क्या करता है, हमारे लंग्स का जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है वहां पर एक एंजाइम होता है इलास्टेज, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है। यदि अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन कम हो जाए
तो एलास्टेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी लंग्स के अंदर, और ये एलास्टेज एंजाइम की एक्टिविटी यदि लंग्स के अंदर बढ़ जाती है बच्चों, तो वो क्या करता है, जो लंग्स का इंटरस्टिशियल कनेक्टिव इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू जो है लंग्स का, उसको डैमेज कर देता है। यदि लंग्स का इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो जाएगा तो एल्वुलाई आपस में एक तो फ्यूज हो जाते हैं और लंग की इलास्टिसिटी कम हो जाती है। इस डिसऑर्डर को हम एम्फाइसीमा कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कम हो जाएगा और जो इलास्टिसिटी ऑफ लंग है वो भी कम हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स में यदि हम अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बाहर से दे दें तो वो जो कमी थी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, जिसकी वजह से इलास्टेज की एक्टिविटी बढ़ गई थी, वो फिर से कम हो जाएगी और उसका जो डिजीज प्रोग्रेशन है वो रुक जाएगा, एम्फाइसीमा आगे बढ़ने से स्लो डाउन हो जाएगा। बेटा आगे बात समझ में क्लियर है ना? नहीं बेटा, अल्जीमर और पार्किंसंस अलग अलग होते हैं, बात करेंगे उसके बारे में बाद में, अभी नहीं। आपसे कोई इतना नहीं पूछने वाला कि अल्जीमर्स और पार्किंसंस में क्या डिफरेंस होता है, बट दे आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। पार्किंसंस में मेनली न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है, अल्जीमर्स अलग डिसऑर्डर है बच्चों। सिमिलर अटेम्प्ट्स आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस में भी हम इस तरह के प्रोटीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ट्रीटमेंट कर सकें विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स बच्चों। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, ये पूछा जाता है आपसे, इसको अंडरलाइन कर लेना। एक तो ईयर 1997 1997 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ का नाम हमें पता होना चाहिए बच्चों, रोजी। क्यों प्रोड्यूस की गई थी? प्रोटीन एनरिच्ड, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क, वो मिल्क जिसमें ह्यूमन प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा हो, जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी बच्चों के लिए ज्यादा ईजी हो, है ना? कई बार क्या होता है कि बच्चा पैदा हो गया लेकिन माँ की जो मेमोरी ग्लैंड है वहां से प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमारे देश में यूजुअली गाय का दूध दिया जाता है, लेकिन उसकी भी डाइजेस्टिबिलिटी बच्चे के लिए इतनी आसान नहीं होती। फिर हमने ट्रांसजेनिक काउ डेवलप कर लिए, अब वहां पर इस गाय के दूध में ह्यूमन प्रोटीन ज्यादा है, जिसकी डाइजेस्टिबिलिटी एक न्यूबॉर्न नवजात बच्चे के लिए ज्यादा ईजी होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूमन प्रोटीन है लैक्ट एल्ब्यूमिन वो ज्यादा है बेटा, 2.4 ग्राम्स पर लीटर। द मिल्क कंटेंट द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ये पता होना चाहिए हमें, ठीक है? ये पूरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क, से ज्यादा बेटर है बच्चों। ये पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लो, इसको हाईलाइट भी कर लो। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई। वैक्सीन की सेफ्टी की टेस्टिंग कर सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें एक एग्जांपल याद रख लो, पोलियो वैक्सीन की टेस्टिंग के लिए हमने ट्रांसजेनिक माइस को यूज करा है ना, इसको स्टार मार्क कर लो, पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से। इसी तरह से डिफरेंट केमिकल्स की टेस्टिंग भी, उनकी सेफ्टी की टेस्टिंग भी हम एनिमल्स के अंदर कर सकते हैं बच्चों। दैट्स इट। तो ये पूरी बात हो गई। अब जो मैंने आपको बोला था लास्ट में हम बात करेंगे कुछ एथिकल इश्यूज की, है ना? क्या सही क्या गलत, क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो इतना लार्ज एक्सटेंट पे हम करने जा रहे हैं अब या कर रहे हैं वो सही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बायोपायरेसी के बारे में हम बात करेंगे बच्चों, पेटेंट्स के बारे में बात करेंगे। देख लेते हैं। The manipulation of living organisms by the human race cannot go on any further without regulation. अब इसके ऊपर कंट्रोल जरूरी है। Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organisms. Going beyond the morality of such issues, the biological significance of such things is also important. Genetic modification of organisms can have unpredictable results when such organisms are introduced into the ecosystem. तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि ये जो पूरा जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर रहे हैं हमारे फायदे के लिए, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, क्या एथिकली सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई है उसका नाम, एब्रिविएशन एंड फुल फॉर्म पता होना चाहिए, दैट इज GEAC। यही पूछा जाता है आपसे इस पैराग्राफ में से। सिर्फ फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। क्या है फुल फॉर्म GEAC का? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन आएगा, है ना? काफी चांसेस है इसके आने के, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको, तो 5 स्टार बना लो यहां पर, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक, अब पेटेंट्स की बात करेंगे अपन। पेटेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, उसको पहले अंडरलाइन कर लें ताकि याद रहे हमें क्या पढ़ रहे हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट, पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट दो जगह यूज होता है, देखो ये वर्ड इंग्लिश में। एक तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रॉ से, बीच में से मैं दबा दूं, ब्लॉक कर दूं स्ट्रॉ को, तो मैं कहूंगा वो नॉन पेटेंट हो गई है, और वापस खोल दूं तो कहूंगा पेटेंट हो गई। तो यदि कोई भी होलो स्ट्रक्चर जिसकी होलोनेस को यदि अपन ने मेंटेन करके रखा है तो हम कहेंगे वो पेटेंट है। एक तो वो होता है। यहां पेटेंट दूसरा है। यहां पेटेंट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट्स, है ना? अधिकार, किसी चीज के यूज पर उसको बेचने का अधिकार, सोल अधिकार,
है ना, एकमात्र मतलब खुद के पास अधिकार है। तो सोल राइट जिसको अपन कहते हैं, एक्सक्लूसिव राइट जिसको हम कहते हैं बच्चों, है ना, उसको हम कहते हैं पेटेंट। पेटेंट का मतलब मान लो मैंने कोई चीज इन्वेंट करी, कोई ऐसा डिवाइस, कोई मशीन बनाई जो आज तक किसी ने नहीं बनाई थी। अब मैंने एक बार बना दी, मान लो मैं उसको मार्केट में बेच रहा हूं, बेचना भी चालू कर दिया। अब एक बार जब बेचने लग गया तो दूसरी कंपनियां भी उसको खरीद सकती है, दूसरे लोग भी उसको खरीद सकते हैं, और दूसरे उसको देखकर फिर एक वैसी की वैसी दूसरी मशीन भी बना सकते हैं। और यदि दूसरों ने वैसी कम, क्योंकि शुरुआत में जब पहली बार मैंने बनाई तो ऑब्वियसली मेरा खर्चा ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च करी होगी, कई बार फेल भी हुआ होगा, तब जाके वो मशीन बनी होगी। लेकिन जब एक बार सक्सेसफुल मशीन बन के मार्केट में आ गई तो दूसरी कंपनी तो बहुत आसानी से कम खर्चे में वो मशीन बनाकर बेच सकती है, तो उसकी रेट भी कम हुई, उसकी मशीन फिर ज्यादा बिकेगी, तो फिर मेरा तो नुकसान हो गया, जबकि बनाई तो मैंने थी। तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस बंदे ने किसी चीज को ढूंढा है या इन्वेंट किया है, उसके खुद के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके फायदे को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट का ये कंसेप्ट आया। यहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट पेटेंट देती है, यदि आप ये प्रूव कर दो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये आपने ही पहली बार ढूंढी है या आपने ही पहली बार बनाई है, तो आपको उसको बेचने के लिए मार्केट में पेटेंट मिल जाएगा कुछ पर्टिकुलर सालों के लिए, हमेशा के लिए जनरली नहीं होता। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, अलग अलग देशों में ये पेटेंट का जो ड्यूरेशन होता है ये अलग अलग होता है। जैसे कोई मेडिसिन नहीं बनाई, तो अब शुरुआत में क्या होता है, कोई भी नई मेडिसिन बनने के पीछे बेटा बहुत अरबों खरबों का कई बार इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आपको सारे फेजेस ट्रायल्स करनी पड़ती है, एनिमल ट्रायल्स, हर चीज, पूरी रिसर्च एंड एवरीथिंग, साइंटिस्ट के ऊपर बहुत पैसा लगता है। तो जिस कंपनी ने कोई मेडिसिन बनाई बहुत सारे करोड़ों रुपए खर्च करके, तो ऑब्वियसली बात है वो चाहेगी कि वो खर्चा पूरा निकाले, प्रॉफिट के लिए तो बना रही है भाई, ऐसा थोड़ी है ना, जनसेवा तो कर नहीं सकती, करोड़ों रुपए कहां से लाएगी हर बार। तो फिर क्या होता है, कोई भी नई मेडिसिन जब मार्केट में आती है तो जो कंपनी उसको पहली बार बनाती है उसको करीब 15-20 साल का पेटेंट दे देते हैं कि भाई अगले 15-20 साल तक आपके अलावा इस मेडिसिन का जो फॉर्मुलेशन है, जो सोल्ट्स हैं, इस कॉम्बिनेशन को कोई और कंपनी नहीं बना सकती। तो क्या होगा, 15-20 साल तक उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन की सिर्फ वो एक ही ब्रांड मार्केट में मिलेगी, और जब वो कॉम्बिनेशन की एक ही ब्रांड मार्केट में मिल रही है और यदि वो मेडिसिन इफेक्टिव है तो फिर चाहे कितनी भी महंगी हो इंसान को खरीदनी पड़ेगी। तो 15-20 साल तक जनरली क्या होता है, जो कंपनीज इस तरह से पेटेंट ले लेती है किसी मेडिसिन का, तो उनकी रेट काफी ज्यादा रखती है शुरुआत में। जब उनका प्रॉफिट वगैरह निकल जाता है फिर धीरे धीरे कम कर देती है, और जब पेटेंट का समय खत्म हो जाता है, मान लो 20 साल तक मैंने खूब धड़ल्ले से मेडिसिन बेची हाई दामों पर, 20 साल बाद जैसे ही पेटेंट खत्म होगा, अब उसका फॉर्मुलेशन तो सबको पता है कि उस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से सॉल्ट किस प्रोपोर्शन में, दूसरी कंपनियां अब फ्री है 20 साल बाद उसको बनाने के लिए। अब उनमें रिसर्च की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रिसर्च है, प्रूवन है, उसकी हमें सेफ्टी भी पता है, साइड इफेक्ट भी पता है, एफिकेसी भी पता है, फटाफट दूसरी कंपनी बनाएगी, उसका खर्चा कम हुआ है तो रेट भी कम रखेगी, मार्केट में जब बहुत सारी कंपनियों की वो दवाई आ जाएगी तो ऑब्वियसली मेरे को भी अब जिसको मैंने 20 साल तक इतने ज्यादा दामों पर बेचा था उसकी रेट कम करनी पड़ेगी बेटा, ये पेटेंट होता है। तो आई थिंक अब पेटेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो यहां पर अब एनसीईआरटी ने इस पेटेंट के बारे में बात करी है, और यहां पर एक्चुअली पेटेंट की बात जो करी वो इस रेस्पेक्ट में करी है कि कई बड़ी कंपनियां क्या करती है, ऐसी कई चीजें जो वास्तव में, जैसे अपन बात करें नीम की, अपन बात करें हल्दी की, है ना, इनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, ये हमें हजारों लाखों सालों से पता है। हमारे पूर्वज कितने सालों से, हमारे जितने भी लिटरेचर्स हैं, पुराने ग्रंथ हैं, शास्त्र, इन सब में इसकी बात हो रखी है। अब कई अमेरिकन कंपनीज ने क्या करा, उन्होंने ये दावा कर दिया कि साहब नीम की जो एंटीसेप्टिक एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है या जो टर्मरिक की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, इनको हमने पहली बार पता करा है और इसलिए इनको एज मेडिसिन यूज करने का पेटेंट हमें दे दो, है ना। वो तो ठीक है कि हमने टाइमली इस चीज के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन करा और वो पेटेंट नहीं मिलने दिए, जिनको मिल गए उनके कैंसिल करवाए। नहीं तो क्या होता, हल्दी यूज करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है अमेरिकन से, पैसे देना पड़ते मार्केट में, आगे बात समझ में, हम कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाते हल्दी का। तो ये जो यहां पर इस चैप्टर में बात हुई पेटेंट्स को, मिस यूज ऑफ पेटेंट्स के बारे में बात है। इसी तरह से बासमती राइस के बारे में बात करी यहां पर एनसीईआरटी ने। बासमती राइस जिसकी बहुत सारी वेराइटीज इंडिया में ऑलरेडी हम उगाते रहे हैं, हमें उसके बारे में पता है, उसका पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने ले लिया था, है ना। उन्होंने कुछ नहीं करा, यहाँ की एक वैरायटी ली, अमेरिकन वैरायटी के साथ उसकी ब्रीडिंग करवाई और कह दिया साहब बासमती राइस की वैरायटी तो हमने डेवलप करी है और बासमती राइस हमारे अलावा कोई नहीं उगा सकता, कोई नहीं बेच सकता, कैंसिल करवाया वो पेटेंट। आगे बात समझ में, तो पेटेंट का मिसयूज आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में आपको अलर्ट रहना चाहिए। तो एक बार पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर
that certain companies are being granted patents for products and technologies that make use of the genetic materials, plants and other biological resources that have long been identified, developed and used by farmers and indigenous किसी कंट्री में रहने वाले लोग, वहां के नेटिव जो लोग होते हैं ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन और कंट्री। राइस का यहाँ पर एग्जांपल दिया है। राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, द प्रेजेंस ऑफ व्हिच goes back thousands of years in Asia's agricultural history. There are an estimated 2 lakh varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. 27 तो हमारे पास बासमती राइस की वैरायटीज है भाई, है ना। There is reference to basmati in ancient text, folklore and poetry as it has been grown for centuries. 97 में भाई अब क्या हुआ, 97 के अंदर कहाँ गायब हो जाता भैया बार बार, 97 के अंदर एक अमेरिकन कंपनी थी, उस कंपनी ने क्या करा, बासमती राइस का पेटेंट अप्लाई करा, है ना, उसको एक बार तो मिल भी गया भाई। तो दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। अब ये जो पेटेंट था, इसके रूल्स में देखो क्या था, इसके रूल्स के अंदर क्या चीज थी, पहले तो देख लो कि दिस न्यू वैरायटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम इंडियन फार्मर। इंडियन वैरायटी से इसको डिराइव किया गया था बच्चों। कैसे डिराइव करी थी, इंडियन बासमती को क्रॉस किया गया था सेमी डॉर्फ वैरायटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और नोवेल्टी, जबकि कोई नई चीज नहीं थी भाई, ब्रीडिंग तो वैसे भी कराई जाती है। अब जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी, ये लाइंस पढ़ना, द पेटेंट extends to functional equivalents implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. पेटेंट जो मिला इस कंपनी को, उसमें ऐसे रूल्स भी थे जिसकी वजह से ये कंपनी क्या कर सकती थी, दूसरे लोगों को बासमती राइस उगाने और बेचने से चाहे तो रोक सकती थी, है ना। इसलिए इसके अगेंस्ट बात करना जरूरी हो गया था। तो several attempts have also been made to patent uses products and processes based on Indian traditional herbal medicines. टर्मरिक और नीम, हल्दी और नीम के ऊपर भी ये अटेम्प्ट किया जा चुका है, इसीलिए इसके अगेंस्ट हमें अलर्ट और कॉन्शियस और जागरूक रहना, अवेयर रहना चाहिए बच्चों। बायोपायरेसी इसी से रिलेटेड टर्म है, इसमें बस इतना सा, पेटेंट में आप लीगलाइज कर रहे हो अपनी चोरी को, बायोपायरेसी में तो आप लीगलाइज भी नहीं कर रहे हो। आपने किसी भी, आप कहीं गए, मान लो हम अफ्रीका गए, वहां के जंगलों में हमें कोई हर्ब मिली, जड़ी बूटी मिली, जिसको हमने देखा कि भाई वहां के लोग किसी पर्टिकुलर बीमारी के ट्रीटमेंट में काम में ले रहे हैं, आदिवासी लोग मान लो, ट्राइबल लोग, चुपचाप उनकी जानकारी के बिना मैं वहां से उस हर्ब का पौधा यहाँ लिया, यहाँ उगाना चालू कर दिया, मेडिसिन बनाकर बेचना चालू कर दिया। यहाँ ना तो मैंने पेटेंट लिया, ना किसी को बताया, सिर्फ बेच रहा हूं। दिस इज बायोपायरेसी। बायोज लाइफ, लिविंग रिसोर्स है, उसकी चोरी कर रहा हूं बिना उसके जो ओरिजिनल ओनर्स है उनकी परमिशन के, उनकी नॉलेज के। दिस इज बायोपायरेसी, अगेन रॉन्ग होती है। तो बायोपायरेसी क्या होती है पता होना चाहिए। It is the term used to refer to the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory payment. या तो भाई आप उनको पेमेंट देकर आओ, उनके परमिशन ले लो कि भाई आप तो ठीक है यूज कर ही रहे हो, लेकिन आपको फायदा क्या हो रहा है, आप हमें भी हमारी कंट्री में यूज करने दे दोगे, हम आपको इसके बदले में पैसे दे देंगे हर साल इतने, और हमें भी फायदा, आपको भी फायदा। यदि वो उस चीज को ऑथराइज कर देते हैं, आपको परमिशन दे देते हैं, तो फिर वो बायोपायरेसी नहीं कहलाएगी, वो एक सही तरीका कहलाएगा। तो बायोपायरेसी क्या होती है पता होना चाहिए बेटा अपने को। आगे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द industrialized nations are rich financially but poor in biodiversity and traditional knowledge. In contrast, the developing and underdeveloped world is rich in biodiversity and traditional knowledge. Traditional knowledge related to bioresources can be exploited to develop modern. तो ये कुछ नहीं है अब इसमें खास बात, इसमें बस इतना सा बताया है कि भाई जो शक्तिशाली देश हैं कई बार कमजोर देशों का फायदा उठाते हैं और वहां के रिसोर्सेज को अपने फायदे में लेते हैं इलीगल तरीके से, जिसके अगेंस्ट हमें अवेयर रहना चाहिए। लास्ट ये जो 3 पैराग्राफ है, इसमें जो आपको याद रखना है वो क्या है, वो पॉइंट में हाईलाइट कर देता हूं। The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian Patents Bill that takes such issues into consideration, including patent terms, emergency provisions, and research and development initiative. तो इंडियन कंपनीज, पीपल, यहाँ के लोगों के राइट्स को बचाने के लिए इंडिया ने सेकेंड अमेंडमेंट जो था इंडियन पेटेंट्स बिल का, वो अभी पास किया था रिसेंटली, ताकि इसके अगेंस्ट यदि कोई भी बाहर की कंपनी, बाहर की कंट्रीज हमारे रिसोर्सेज का मिसयूज करे तो हम उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की बात हुई। डाउट्स अभी देखते हैं, उसके लिए दो एक मेरे को अभी टेबल बतानी भैया आपको, जिसमें मैंने पूरी लिस्ट दी है जितने भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड थेराप्यूटिक एजेंट्स हम काम में ले रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक दो डाउट्स जो आपके बच रहे हैं वो हमें डिस्कस करने हैं, और फिर आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, है ना। तो अभी कहीं नहीं जाना, 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, पानी वानी पी लूँ मैं, और फिर ये जो टेबल है अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स और उनके यूज भाई।
चलो भाई तो एक बार ये लिस्ट देख लेते हैं। वो थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने बनाए हैं और इस समय हम कुछ डिजीजेज या कंडीशंस के ट्रीटमेंट में काम में ले रहे हैं, उनमें से इंपॉर्टेंट वंस हैं। हमने बोला था 30 थेराप्यूटिक प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 12 इंडिया के अंदर यूज किए जा रहे हैं। ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमुलिन हमने बात करी थी बच्चों, डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट में कैसे बनता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हम बना चुके हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। जो ड्वार्फिज्म के पेशेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं जिनमें ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी के कारण हाइट वगैरह कम रह जाती है, उनमें काम में ले रहे हैं हम। क्लॉटिंग फैक्टर्स हम काम में ले रहे हैं। 8th फैक्टर एंटी हीमोफिलिक ए फैक्टर होता है, 9th एंटी हीमोफिलिक बी फैक्टर होता है। इन दोनों की कमी से हीमोफीलिया ए होता है 8th की वजह से, और 9th की कमी से हीमोफीलिया बी होता है। तो इसके ट्रीटमेंट में हम इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को काम में ले रहे हैं। टीपीए बच्चों, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर क्या होता है? क्लॉट, ब्लड क्लॉट यदि किसी वेसल के अंदर जम जाए, पर्टिकुलरली कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को सप्लाई करती है, तो हार्ट अटैक आ सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन जिसको हम कहते हैं, उसके पेशेंट्स में क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए यूज में किया जाता है। क्योंकि ये जो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में एक्टिवेट करता है, जो अल्टीमेटली क्लॉट को डिसॉल्व करता है बच्चों। इंटरफेरॉन्स जो होते हैं, ऑलरेडी अपन पढ़ते ही ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, इनका रोल इम्यूनिटी को भी बढ़ाने में, पर्टिकुलरली वायरल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट होता है, और कैंसर्स के रेगुलेशन में भी इंटरफेरेंस का रोल देखा गया है। इसलिए आजकल कैंसर पेशेंट्स में भी हम इंटरफेरेंस को यूज कर रहे हैं, जिनको अब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर्स की मैंने बात करी थी, हमारी बॉडी में डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, इंटरल्यूकिन्स होते हैं, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं बच्चों, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो वुंड हीलिंग वगैरह में हेल्प करते हैं। इनमें से प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स जो प्लेटलेट के प्रोड्यूस करती है, वही प्लेटलेट से जो ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं, हम जेनेटिकली या जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो अर्ली वुंड हीलिंग में, रिकवरी फ्रॉम इलनेस में मदद करते हैं। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन अभी मैंने आपको समझाई दिया था, एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में काम में आता है। बेटा मॉलिक्यूलर बेसिस और फोटोसिंथेसिस के जो डिटेल लेक्चर्स हैं, अब उन दिन होंगे जब अपने ये एनसीईआरटी के, अब जैसे कल अपना एनसीईआरटी जो ये वन शॉट सीरीज है, इसका लेक्चर नहीं है, तो कल मैं फोटोसिंथेसिस का जो अपना C4 पाथवे और केम पाथवे वो डिस्कस करूंगा। कल डिटेल लेक्चर होगा फोटोसिंथेसिस का अपना, कल सुबह है ना, उसका लिंक मिल जाएगा आप लोगों का, अपडेट हो जाएगा चैनल के ऊपर। सोहल का एक क्वेश्चन था, शायद बीच में कुछ रह गया था, जो मुझे यहाँ से रिलेटेड कम लग रहा था, उसको वैसे अपन मॉलिक्यूलर बेसिस में डिस्कस करेंगे। फिर भी यहाँ पर बताता हूँ, वहाँ टाइप्स ऑफ डीएनए की मैं बात करूंगा। देखो बेटा, सी डीएनए आप चाहो तो प्रोकैरियोटिक सेल से भी बनवा सकते हो, मतलब वहाँ के जो उसका जो आरएनए वहाँ से भी बना सकते हो, और यूकैरियोटिक आरएनए से भी बना सकते हो। तो जनरली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स होती है, वहाँ पर ज़्यादातर जगह सी डीएनए ही काम में आता है। सी डीएनए इज नथिंग बट कॉपी डीएनए और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको अपन ने मैसेंजर आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक से बनाया है ना, जिसको अपन यूजुअली बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम में लेते हैं। इसके अलावा और कोई डाउट बच रहा हो तो भाई पूछ लो। अल्जीमर्स और पार्किंसंस के बारे में केशव ने बात करी थी। बेटा पार्किंसंस मेनली एक मोटर डिसऑर्डर है। पार्किंसंस के अंदर जो वॉलेंट्री मसल्स हैं, उन धीरे धीरे उनकी जो मोटर एफिशिएंसी वो खत्म हो जाती है। अल्टीमेटली ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि सारी मसल्स रिजिड हो जाती है, जॉइंट्स में रिजिडिटी आ जाती है, चलना फिरना बेड रिडन हो जाएगा अल्टीमेटली जाते जाते, है ना, हाथ पैरों की मसल सब काम करना लास्ट में बंद कर देगी पार्किंसंस में। अल्जीमर्स मेनली जो याददाश्त है उससे रिलेटेड है। अल्जीमर्स में जो बेड रिडन कंडीशन है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज के अंदर आती है, लेट आती है। पार्किंसंस में थोड़ी जल्दी आ जाती है बेड रिडन कंडीशंस।
दोनों का जो पैथोफिजियोलॉजी अंडरलाइंग कॉज है वो भी बेटा डिफरेंट है। पार्किंसंस में मेनली डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का रोल होता है, अल्जीमर्स में वो एरियाज इन्वॉल्व होते हैं मेनली ब्रेन की जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर से रिलेटेड होते हैं बेटा। ठीक है, तो आई थिंक जितने भी डाउट्स थे भी आप सबके, जितने भी चैट बॉक्स में थे सब मैंने डील कर लिए हैं, पूरा चैप्टर अच्छे से बता दिया है। इसकी डीपीपी जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स सब्सक्राइब कर रखा है उनको आज मिल जाएगी। सॉल्व करना मंडे को जो हमारा प्लान मॉर्फोलॉजी का लेक्चर है उसके बाद डीपीपी का डिस्कशन होगा। ठीक है, कल हमने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर करा था, उसकी डीपीपी आप लोगों के फोल्डर्स में अपडेट कर दी गई थी कल। आई होप आप लोगों ने कर ली थी, और उसका जो डिस्कशन है वो आज अभी जस्ट आफ्टर द लेक्चर किया जाएगा। ठीक है, आज उसको मैं लाइव नहीं कर रहा हूं, आज तो वो डिस्कशन वीडियो आपके फोल्डर्स में अपलोड कर दिया जाएगा, बट फ्रॉम मंडे जो डीपीपी डिस्कशन का लेक्चर होगा उसका लिंक भी जो सब्सक्राइब्ड स्टूडेंट्स होंगे उनको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।